घर वाले मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस आधे घंटे 40 मिनट में धोनी ने अपने आप को मेरा वाकई में मेरा दोस्त जैसे बिहेव करता उस तरफ बिहेव किया कि वो मेरे बारे में बातें, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, अरे विमल को तो ऐसे कहा वैसे कहा। उन्होंने बोला मुझे को एक ही चीज़ कि विमल भाई मैं आज आपके साथ आ गया हूँ, आगे से आप मेरे को इंटरव्यू के लिए मत बोलना। तो मैं चौंक गया। तो बोला लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ और ये आई मीन इट, वेन एवर यू नीड पर्सनल फेवर यू टेल मी, आई विल डू दैट फॉर यू। स्वीट में थे, साक्षी उनकी नई शादी हुई थी, वो दूसरे रूम में, तो वो मेरे को रूम में बुला रहे थे, मैं अवॉइड कर रहा था। मैं बोला कि नहीं साक्षी हैं, तो मैं बोला नहीं बाहर में खड़े होकर कर ले। मेरे पास iPhone 2 या 3 था तभी उस समय। मैंने रिकॉर्ड बोला अंदर आ जाओ, तो मैंने बोला नहीं ये ठीक है, इट्स फाइन माई। उन्होंने मुझे चल तीसरी बार कह रहा हूँ, अब नहीं कहूँगा। मैंने बोला अब ये मीन करता है। मैं अंदर आया, साक्षी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। 45 मिनट्स दैट इंटरव्यू वेंट ऑन सचिन, सो मच सो दैट कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे। मैंने बोला कि धोनी को कि भाई आपको आना है नहीं आना है प्लीज़ क्लियर कर बताओ, क्योंकि मेरे बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी के लिए मुझे उसकी राजधानी की ट्रेन करानी है। मेरे बाबूजी को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, झारखंड से तुम हो। वो बोलते हैं कि धोनी आई कि ना आई। धोनी बोलते हैं मुझे हंसते हुए, अच्छा बाबूजी सही है, इमोशनल एंगल। एंड आई थिंक दैट आई एम द ओनली वन आई कैन क्लेम दैट एक दिन में 2 कॉल आए मेरे फ़ोन पे, दोनों अननोन नंबर से, चूँकि सेलिब्रिटी का नंबर एक था धोनी का और एक सचिन का। तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ ठीक है आप सचिन बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में सोच ही नहीं सकते सचिन तेंदुलकर आपको कॉल करेगा। तो बोले कि सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ यार। बोला तो मेरा जैसे लिटरली जैसे होता है ना, फ़ोन जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, उड़ जाएगा। हाँ पाजी मैं हाँपने लगा अचानक कि यार ये क्या हो गया यार, तेंदुलकर फ़ोन कर रहे हैं। एक किस्सा है श्रीलंका का जहाँ पे कि सचिन की गाड़ी में आके बैठ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। सचिन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे धोनी निकले हैं, उनके साथ एक जर्नलिस्ट फ्रेंड था जिनको मैंने, उनके मैनेजर अरुण पांडे और सुनंदन ले तो धोनी उनके साथ निकला और मैंने धोनी को छोड़ दिया। मैंने ध्यान ही नहीं है मैं आगे बढ़ गया हूँ, 4 कदम बढ़ गया तो सडनली मुझे याद आया कि अरे यार धोनी भी है। तो मैं सचिन को बोला अरे पाजी मैं भूल गया MS भी है। मैंने बोला अरे माही आई एम सो सॉरी यार, मैं थोड़ा सा भूल गया। तो MS का बड़ा, अब धोनी बीइंग धोनी चलता है मेरे लिए टेंशन, आज तो बनता है तुम्हारा। अब बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में जी। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए कहते हैं 2 लाइन का भी इंटरव्यू, 2 लाइन की बातचीत भी मुमकिन नहीं है। हमारे साथ हैं और रोहित तुम्हें तो घंटों के इंटरव्यू दे देते हैं। क्या विराट और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक है? आपकी कलाकारी है कि आपने ये सवाल पूछा और मैं इसको यूज करूंगा। विराट को विराट बनाने में धोनी ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? दोस्तों की तरह बातचीत करेंगे। मैंने बोला ठीक है, हर चीज उन्होंने नाम रखा, ऐश की बात शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, एडिलेड ओवल से एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं तो उसको काम ही नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि यार इस कितना एब्सोल्यूट प्रिविलेज, इतना बड़ा लेजेंड है, उसके साथ क्रिकेट की बात, जैसे मैं और आप दोस्त की तरह बात करते हो, आप सोचिए कि कोई लेजेंड से आपको बात करने का मौका मिले। मैं लेजेंड से बात कर रही हूँ। कुछ पॉडकास्ट आपको खुशी देते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट, लेकिन आज का पॉडकास्ट मुझे एक प्राउड वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं पूरी दुनिया के लिए उनकी पहचान कुछ और है और मेरे लिए कुछ और। पूरी दुनिया उन्हें खेल जगत का एक बड़ा नाम उसके तौर पे देखती है, उसी तौर पे पहचानती है, लेकिन मेरे लिए एक दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जिनसे नाता 25 साल पुराना है। जब बात क्रिकेट की करते हैं तो चाहे मैदान की बात करें या फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर की या फिर ड्रेसिंग रूम के पीछे की, बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ उनके पास हैं। लेकिन आज वो कुछ और अनसुनी कहानियाँ हमें बताएंगे, बहुत सारे राज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो विमल बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। और एक तरह से देखा जाए मैं पहले कुछ एक पॉडकास्ट में आया हूँ और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, आपने बोला था तो थोड़ा सा डिलेड हो गया, क्योंकि हमारा ये कई बार होता है ना, घर वाले को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो फिर दोस्तों को ख़ास तौर पे। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये मेरे लिए भी एक अनूठा पॉडकास्ट है, जहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू, और हमने सोचा ही नहीं था 25 साल पहले, जैसे आपने बताया कि जब कॉलेज में थे तो अगर किसी ने कहा होगा कि 25 साल बाद हम लोग एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग उस समय उसको हंस देते। तो इस मामले में ये जो आपने कहा, ये इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई
ये मेरे लिए एक एक्चुअली देखा जाए बड़ा ही अनूठा अनुभव है कि मैं दोस्त के साथ ये बातचीत कर रहा हूँ। पॉडकास्ट भी मैं नहीं कहूँगा। देखिए क्या हुआ कि हमने सोचा कि आप इतने बिजी रहते हैं तो आज घेर घार के पूरी फील्डिंग सजा के आज स्टूडियो ले आते हैं भाई पकड़ के। नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि जो हमारी बातचीत होगी, जैसे रूटीन में बात करते हैं तू तड़क वाले लहजे में वैसे बात करें या फिर थोड़ी बिल्कुल फॉर्मल हो जाए? एकदम नहीं फॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, अनफिल्टर्ड तो यही है ना। स्पेशली जो इक्वेशन आपके साथ है, जो हम लोगों का रिलेशन है, बहुत कम है। क्योंकि आज के देखिए भाग दौड़ में कई बार आप जेन ज़ी की बात करते हैं, कितने लोग कॉलेज की दोस्ती को प्रोफेशनल चीज़ों में, हम लोग के लाइफ में, अपनी अपनी निजी ज़िंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव, लेकिन उसके बावजूद वो एक दोस्ती बरकरार रो। आज के डेट में लोगों की दोस्तियाँ 5 साल नहीं चलती हैं, 10 साल नहीं चलती हैं। वहाँ पर आप 25 साल इज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइफ टाइम। सो यू टेक दैट, कुछ तो अच्छा होगा हम लोग को। जो तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, तो हम लोग, मैं और विमल, मैं प्रियंका, ऑफ कोर्स आप अब तक जान ही गए होंगे, और विमल उनको तो सब लोग जानते हैं। तो हम लोग साथ में आईएमसी में पढ़ाई करते थे, और जैसे कि विमल ने बताया कि उस वक्त तो सोचा भी नहीं था, बल्कि सोचते तो शायद मजाक लगता कि एक दिन बैठ के हम लोग आपस में एक दूसरे से इस तरीके से बातचीत कर रहे होंगे। बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव साथ में देखे, और जैसा कि आपने ऑलरेडी कह चुके कि इतने लंबे वक्त तक हमारा ये दोस्ती बनी रही। आज विमल जाना पहचाना नाम है, और मुझे बहुत खुशी होती है थैंक यू ये देख करके कि आप इतनी अच्छी तरीके से आपने अपना काम किया और तरक्की कर रहे हैं, और ये तरक्की और आप तेजी से करें, यही दुआ है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपने भी जिस तरह से, हम सब के अपने अपने सफ़र, अपने अपने तरीके होते हैं। आप भी जिस तरह से प्रिंट से स्टार्ट करके यहाँ पर डिजिटल में आपने अडॉप्ट किया और एक नई पहचान दी है यहाँ पर कनेक्ट को। अगर आप देखा जाए तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि एक नया कुछ करने की चाह। कई बार होता है जर्नलिज्म में हम लोग बहुत बार कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जो चल रहा होता है वो कर रहे होते हैं, ऊब जाते हो, लेकिन उस एज ग्रुप में, उस एक्सपीरियंस के बाद फिर ये सोचना कि नहीं भाई, दुनिया बदल रही है, फॉर्मेट बदल रहा है, हम भी बदलें अपने आप को। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव हम कामयाब ही होंगे या नाकाम, लेकिन एटलीस्ट ये साहस तो है, करके तो देखे होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विमल, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब तुम्हारी पहली किताब आई थी तो उस वक्त सचिन और धोनी दोनों एक ही वक्त पर आ गए थे, और कुछ ऐसा हुआ था, जितनी मेरी जानकारी, कि कुछ थोड़ा अलग सा माहौल हो गया था। तो क्या हुआ था? नहीं बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है कि अगर आप 2013 में अगर देखो, वो जो बुक लॉन्च थी, एक्चुअली वो बुक जो है ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। सचिन पे किताब लिखनी थी, सचिन का 100 होने वाला था। तो मैं जब पब्लिशर के पास गया, मैंने कहा कि मेरे पास एक यूनिक आइडिया है। तो उन्होंने पहले डिसमिसिव थे, वो बोले कि सचिन पे तो इतना कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, टीवी पे नया क्या होगा, जो क्वेरी होती है। तो फिर मैंने उनको कहा कि नया ये होगा कि सचिन के 100 होने वाले हैं, और हर 100 एक ऐसा आदमी, उसका इंटरव्यू होगा जो चैप्टर लिखेगा जिसने सचिन के 100 को मैदान से देखा हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, उनका टीममेट हो, ओपोनेंट हो, अंपायर हो, रेफरी हो, कोई भी हो, लेकिन उसने देखा है, प्लस वो सचिन को जानता है। ऐसे 100 लोग होंगे। तो उन्होंने कहा, पब्लिशर ने, कि 100 लोग आप ला पाओगे? तो मैंने बोला कि ऑलरेडी मेरे पास 30 लोग हैं। तो वो दंग रह गए। तो उन्होंने फिर मेरे को ये ऑफर दिया, और फिर मैंने सचिन को ये कहा कि मैं ऐसे ऐसे, आप पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सचिन की तो ऑटोबायोग्राफी थी नहीं, मैं तो खुद, लेकिन मेरा फिर भी ये था कि मैं सचिन को बताऊं कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सो दैट कि क्रिकेट की दुनिया छोटी है। कल के दिन में मैं किसी प्लेयर को बोलता हूँ, वो बोलेंगे सचिन को, आप जानते हो विमल एक किताब लिख रहा है, ही शुड बी नोइंग। तो सचिन तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन बड़े शर्मीले हैं। तो जब मैंने उनको कहा कि उनके तभी 80, 85, 100 हुए थे, तो जब मैंने उनको कहा कि आपके 100 शतक पे किताब लिख रहा है, तो उन्होंने मुझे अभी भी, अरे यार नो, दैट्स टू फार, जो उनका सचिन का अंदाज है। exactly. तो मैंने बोला नो पाजी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग, इट्स नॉट टू फार, बट आई नो 2010-8 की बात है। तो मैंने बोला कि 2 साल के अंदर में हो जाएंगे, इसीलिए मैं अभी से काम, क्योंकि 100 चैप्टर लिखना 1.5-2 साल तो वक्त लगेगा। तो फिर उनकी हामी पड़ी, और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का किस्सा बड़ा यूनिक है। महेंद्र सिंह, पहले मैं बीच में एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं कि ये सब मिलते मिलते लग रहा है कि तुमने मिमिक्री भी सीख ली है, काफी अच्छी कोशिश थी। इतना आसान नहीं है सचिन को कॉपी करना। उनको नजदीक से देखते हैं तो मुझे, चूंकि वो जहन में याद है वो सेंटेंस। अब धोनी का किस्सा क्या है कि धोनी का मैंने 2005 में एक इंटरव्यू किया, धोनी झारखंड साथ, 1-2 बार और किया था, उनको जानते थे अच्छे। धोनी somebody he doesn't like limelight, लोगों को आज लगता है, लेकिन मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ, 2005 जब वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीते थे, धोनी नहीं बने थे, धोनी नहीं बने थे। ये जयपुर में मुकाबला था श्रीलंका के खिलाफ, इन्होंने 183 किया। नॉर्मली क्या होता था, वो दौर में तभी बहुत नामी चैनल आज तक में था, और नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार आज मैं इस चैनल में आऊँगा, इंटरव्यू खत्म होगा, हीरो बना, यंग प्लेयर। तो मैंने धोनी को मैसेज किया, 2-3 और जर्नलिस्ट थे,
उन्होंने सो गए थे, वो उठाए नहीं। तो एक बालादित्य मैनेजर हुआ करते थे उस समय, ब्रिगेडियर बालादित्य, उनको मैंने बोला, और तभी वो अथॉरिटी, मैंने बोला कि धोनी कहाँ है, तो बोला अरे वो सो गया है। मैंने बोला बाला सर प्लीज़ आप जाकर उसको उठाओ, आप कहो कि विमल उनका इंतज़ार कर रहा है, वो ना नहीं करेगा। वो अथॉरिटी थी। तो वो गए, उन्होंने देखा कि इतने अथॉरिटी से कमांड गया। तो धोनी है, मुझे अभी भी याद है, राजपुताना होटल जो जयपुर का, उसके हम लोग नीचे लॉबी में, धोनी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, और धोनी जो देख रहे हैं, नींद से उठा हुआ बंदा वो आ रहा है, और मुझे लग रहा है वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बट ही वॉज नॉट अनॉयड और अपसेट, बट हैप्पी नहीं थे। उन्होंने आया, उन्होंने बोला मुझे को एक ही चीज़ कि विमल भाई मैं आज आपके साथ आ गया हूँ, आगे से आप मेरे को इंटरव्यू के लिए मत बोलना। तो मैं चौंक गया, मैं बोला ये क्या बोल रहा है महेंद्र सिंह धोनी। तो मैंने बोला कि ये नहीं कि मुझे आपसे कोई शिकायत है, आपके साथ 3-4 और लोग हैं, तो एंड आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ आफ्टर एवरी मैच या जीते पर की, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सेम आंसर, आई डोंट लाइक दैट। एक बार मैंने वहाँ कर दिया ब्रॉडकास्टर के साथ, लेकिन मैं आपको ना नहीं कर सकता बार बार। तो अगर मैं आपको आपको अगर मैं करूँगा तो 4 और लोगों को देना पड़ेगा, उनको नहीं कि वो कहेंगे कि इनको क्यों। तो अगर मैं आपको ना कर दिया और आप समझ जाओगे मेरी चीज़ को, तो मुझे बाकी को नहीं बोलना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला अरे MS लोग तो चाहते हैं तुम्हारा भी ब्रांड बनेगा, ये बनेगा, ये चीज़ें तो तुमको अभी करनी चाहिए लाइन। उससे MS ने ऐसे कहा यार मुझे पता है कि जिस दिन मैं अच्छा खेलूँगा आप लोग लिखोगे, जिस दिन नहीं खेलूँगा आप लोग क्रिटिसाइज करोगे। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ये धोनी की 2005 में थी। सोचो वो, उसको जब लाइमलाइट की ज़रूरत है तब रिफ्यूजिंग दैट लाइमलाइट कि नहीं यार मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खेलूँगा और मुझे करना है। खैर इंटरव्यू हुआ, मैंने सोचा कि ऐसे ही बोला होगा। हालांकि उसके बाद मैंने कभी धोनी को बोला नहीं, टोका नहीं कि भाई मुझे इंटरव्यू चाहिए। 2007 में बांग्लादेश में मैं ऐसे ही सोनार बांग्ला होटल था, वहाँ पर मुझे बात कुछ इस सिलसिले पे थी, तो धोनी उतर रहे थे, तो मैंने बोला मुझे आपसे बात करनी है। तो उससे बोला इंटरव्यू तो नहीं है। मैंने बोला नहीं इंटरव्यू नहीं है, मुझे ऐसे नॉर्मल बात। तो मुझे क्रिकेटर के साथ गप्पे करने में बड़ा मज़ा आता था, स्पेशली इंटरव्यू उनके बारे में सुनना। तो वो आए, धोनी उतरे, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, इधर उधर की बातें हो रही थी। तो मैंने उनको छेड़ा, मैंने बोला आर यू रियली सीरियस, 2 साल हो गए यार, वाकई में क्या फ़ायदा यार, झारखंड से देखो बॉम्बे वाले के पास खिलाड़ी आते हैं वो बात करते हैं, दिल्ली वाले का, हमारे पास पहली बार एक झारखंड का खिलाड़ी आया, हमारे पास ये मौका था कि हमारा खिलाड़ी है, हमें तो उसका फ़ायदा नहीं मिला, तुमने एक प्रिंसिपल बना लिया, बाकी दूसरों के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया। धोनी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने बोला विमल भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ, मैं अगर ये इंटरव्यू आपको दूँ, आपका चैनल आपको सैलरी बढ़ा देगा, आपकी पोजीशन प्रमोट कर देगा। मैंने बोला यार इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। तो बोला नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि भी मैं इंटरव्यू दूंगा और आपके चैनल में सैलरी बढ़ जाऊंगा, मैं भी तुरंत करूंगा आपके लिए। बोला मैं आपका फ़ायदा कराना चाहता हूँ, अगर है तो मैंने नहीं है, तो बोला तो फिर क्या फ़ायदा, चैनल को फ़ायदा होगा, आप मेरे साथ समय भी लोगे, मैं आपको ऑब्लाइज कर रहा हूँ लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बोला यार ये बड़ी अलग और ऐसी बातें कोई क्रिकेटर नहीं करता था। तो मैं चुप हो गया, मुझे समझ बोला लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ और ये आई मीन इट, वेन एवर यू नीड पर्सनल फेवर यू टेल मी, आई विल डू दैट फॉर यू। मैं बोला अच्छा, ये रह गई बात अब जहन में, आप पर्सनल फेवर, रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर रहे हो, आप जानते हो कि क्या फेवर होगा, हम खबर मांगते हैं इंटरव्यू में, इससे ज़्यादा क्या आप उनको अपने घर तो बुलाओगे नहीं खाना खाने के लिए या उनकी शादी में तो जाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिब्रिटी, अच्छे से हमसे बात करते हैं सारे लोगों से, लेकिन हमारा और क्या काम होगा, थोड़े बोलेंगे कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलवा दो या बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दो, ये सारी वो उनसे नहीं कहेंगे, उनसे तो नहीं कहेंगे, और क्या पर्सनल फेवर लोगे। तो अब बात आई गई 2007, 8, 9, 10 धोनी के साथ मिलते गप्पे हंसी। मैंने कभी उनको इंटरव्यू के लिए नहीं कहा, उन्होंने भी, धोनी ने भी किसी के साथ इंटरव्यू नहीं किया। जब ये सचिन वाली बुक की बात आई तो मैंने उनको 2010 में 11 में मैंने कहा कि भाई ये मैंने किताब लिख रहा हूँ, मुझे एक चैप्टर लिखना है, वो चैप्टर आपसे बेटर कोई नहीं होगा। तो धोनी ने बोला ये तुम्हारी किताब है। मैं बोला हाँ, फिर ठीक है मैं करूँगा। फिर उन्होंने चैप्टर लिखा। जब चैप्टर की बात आई तो मुझे लगा कि धोनी अपने पे इंटरव्यू नहीं करें, वो किसी तीसरे के बारे में कोई बंदा कितनी देर बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, 15 मिनट। तो मैं 5-6 क्वेश्चन लेके गया था कि सचिन पे क्या है, हो जाएगा। धोनी के पास टाइम भी नहीं रहता है, दिल्ली में ही। उस दिन धोनी ने, मुझे अभी याद है, उनके रूम में गया, स्वीट में थे, साक्षी उनकी नई नई शादी हुई थी, वो दूसरे रूम में, तो वो मेरे को रूम में बुला रहे थे, मैं अवॉइड कर रहा था। मैं बोला कि नहीं साक्षी हैं, तो मैं बोला नहीं बाहर में खड़े होकर कर ले, मेरे पास iPhone 2 या 3 था तभी उस समय। मैं रिकॉर्ड, मतलब अंदर आ जाओ,
तो मैंने बोला नहीं नहीं ये ठीक है, इट्स फाइन माही। उन्होंने मुझे अच्छा तीसरी बार कह रहा हूँ, अब नहीं कहूँगा। मैंने बोला अब ये मीन करता है। मैं अंदर आया, इंटरव्यू शुरू हुआ, 5-7 मिनट का इंटरव्यू शुरू हुआ, 10 मिनट मैं देखा भूले जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं। सो मच सो दैट कि इट वेंट ऑन। बीच में उनकी एक मीटिंग थी, वो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अपने मैनेजर को कि इनका ध्यान रखिए, साक्षी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर चाय कॉफ़ी आती है। मेरी पहली बार साक्षी से बात हुई, इनकी वाइफ से, बड़े अच्छे तरीके से। फिर धोनी दोबारा आते हैं। 45 मिनट्स दैट इंटरव्यू वेंट ऑन सचिन, सो मच सो दैट कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे। लास्ट में मैंने सोचा कि इतना, तो मैंने बोला ए वर्ड ऑन ऑथर, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने बोला ये किताब है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वार्म दिया कि जगह अरे आई नो द ऑथर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी कम फ्रॉम द सेम प्लेस एंड आई विश हिम ऑल दैट। धोनी सिंह दिस। तो जब मैंने ये पेंगुइन वालों को भेजा, वो पागल हो गए कि यार धोनी एक तो इतना टाइम देना और ऑथर के बारे में बोलना। हो गई, किताब छप गई। अब पब्लिशर इतने बड़े ये थे, उन्होंने कहा कि आप धोनी को बुलाओ, सचिन को बुलाओ और धोनी को बुलाओ। मैंने बोला अभी मैं नहीं कह सकता, धोनी से ऑलरेडी मैं एक फेवर ले चुका हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। सचिन की ग्रेटनेस देखिए, सचिन ने जब किताब हो गई, किताब सचिन ने आना था, सचिन अग्री हुए। मैंने बोला बुक लॉन्च में बोलेंगे। सचिन ने कहा कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके तब तक में उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी आ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। तो उनको उनके पब्लिशर ने कहा था कि अब आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं कुछ नहीं कहेंगे। तो सचिन ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मुझे विमल के, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप जाए। तो सचिन ने बोला कि नहीं मैं जाऊंगा, मैंने उसको प्रॉमिस किया है, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो सचिन ने मुझे क्लियर कट कहा कि आई विल कम, लॉन्च सारी चीज़ें करूंगा, मैं कहूँगा कुछ नहीं। मेरा कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर है, उनसे कौन आर्ग्यूमेंट करेगा, आ रहे यही बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर आए। अब सचिन तेंदुलकर आएंगे तो स्टेज पे कोई तो बोलेगा। तो मैंने MS को बोला कि ऐसे ऐसे, तो उसने बोला कि ऑलरेडी हो गया। मैंने बोला तूने बोला था फेवर एक हो गया, ये दूसरा है, आखिर फर्स्ट है ये, लास्ट, अब आगे नहीं बोलूँगा। तो धोनी की आदत है कि वो एक बार में तुरंत आपको इंस्टेंटली वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो देखते हैं कि कितना आप चेज कर सकते हो। तो अच्छा, हाँ ना भी नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते, नॉन कमिटल उनका, उनसे बढ़िया नॉन कमिटल कोई हो ही नहीं सकता। मैंने पूरी लाइफ में देखा। आपको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो हाँ ना नहीं करना है, और आप कुछ भी नहीं हो सकते, हाँ भी नहीं हो रहा है। वो जो वो बैलेंस पता नहीं कैसे वो करते हैं, वो बातचीत कुछ हंस के कुछ कह देंगे, टाल के निकल, वो जो साफ गोई से वो निकलते हैं, दैट इज अ आर्ट। मतलब मुझे लगता है कि उसको वो एक अलग तरह की चीज़ है। मतलब वो बंदा आपको फेवर नहीं भी कर रहा है जानते हुए, आप नाराज भी नहीं हो रहे हैं, दैट्स अ चार्म, दैट्स अ आर्ट। तो मैं भी लेकिन लगा रहा रिलेंटलेसली। मुझे अभी भी याद है कि तो हैदराबाद में विराट कोहली और धोनी कार में है, और मैंने धोनी को, मैं स्पेशली हैदराबाद गया था, मैंने धोनी को बोला कि भाई मैं आपका परमिशन कंफर्मेशन के लिए आया हूँ, क्योंकि पब्लिशर बोल रहे हैं मुझे सारी तैयारी करनी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली आप किताब देख लो। तो उन्होंने बोला अच्छा अभी मैं नहीं कहूँगा, टेस्ट मैच था, लास्ट डे में मैं मिलूँगा। लास्ट डे में धोनी और विराट उनके पीछे कार में जाने, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बाहर में था, कैमरामैन को बोला बुलाओ उसको। मैं आया भागते हुए, एक्टिंग करते हुए के साथ, बुलाया रे एक्टिंग मत कर। तो धोनी ने बोला हाँ बताओ अब क्या करना है। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ ना। फिर वो नन कर, मैंने बोला सुन लो भाई, आना है या नहीं आना आप एकदम साफ साफ बताओ। और वो विराट कोहली देख रहे पीछे में कि मैं धोनी से ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, एंड आई कुड सी दैट विराट का सडनली, विराट तब तक मैं मोबाइल में थे, मैंने बोला कि धोनी को कि भाई आपको आना है नहीं आना है प्लीज़ क्लियर कर बताओ, क्योंकि मेरे बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी के लिए मुझे उसकी राजधानी की ट्रेन करानी है। मेरे बाबूजी को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, झारखंड से तुम हो, वो बोलते हैं कि धोनी आई कि ना आई, उन्होंने यही पूछा। तो अब मेरे को वो जवाब उनको देना है कि धोनी आएगा या नहीं आएगा। मैंने बोला कि उनको क्रिकेट वो सिर्फ तुम्हारे लिए आना, वो दिल्ली आते भी नहीं हैं। मुझे अभी अच्छी तरह से याद है। और विराट तब तक मैं पीछे में देख रहा कि इस तरह का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और मैं हंस रहा हूँ विराट को। मैंने बोला आए विराट, विराट ने भी देखा, विराट को लगा मैं MS धोनी 2013 एट हिज पीक, द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, सब चीज़ जीत रहा है, उससे कोई रिपोर्टर ऐसे बात कर रहा है। तो धोनी बोलते मुझे हंसते हुए अच्छा बाबूजी सही है, इमोशनल एंगल लगा दिया। वो जो उनकी लाइन है ना, तो मैं भी देखिए कैसे होता है। मैं बोला और कोई उपाय ही नहीं है, मैंने भी उनको ऐसे ही बोला, मैं बोला आप ऐसे ही पिघलोगे नहीं, तो इमोशनल एंगल ही लगाना था, आप बताओ। चला अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। क्या बात, ये तैयारी हुई। और तब फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो ताज होटल में
हमने बुक लॉन्च का वो किया। वो भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि बुक लॉन्च में जब किया तो उसके स्पॉन्सर नहीं आ रहे थे, तो इरफान पठान से हमारी बात हो रही थी, तो इरफान पठान बिजी थे, तो इरफान ने हमारी आवाज़ सुनी, बोला आप, तो बोला कौन कौन आ रहा है, मतलब MS और ये सचिन आ रहे हैं, आप आओ। उनका कोई मैच था दूसरी जगह, तो वो बोले कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा। बोले सब चीज़ ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, सो मैं चाह रहा था ताज में करने के लिए। तो बोला अच्छा ठीक है, आप डोंट वरी। उनका कोई स्पॉन्सर था लाजपत नगर में, कोई कपड़े वाला, मुझे अभी याद नहीं है, उसको उन्होंने फ़ोन किया, मेरा नंबर दिया, बोला इनसे बात करो। उस बंदे ने मेरे को सीधा फ़ोन किया, इरफान भाई का फ़ोन आया है, आप प्लीज़ आप आइए, आपका चेक पड़ा हुआ है। मैं गया तो उससे 10 लाख रुपए का। मैंने बोला अरे भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ होटल का। बोला नहीं इरफान भाई ने बोला। मैंने बोला नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उतनी। बोला जो ताज का खर्चा वो आप दे देना, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी एन एम्प्लॉय, आई कुड नॉट टेक अदर मनी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता, आपको पता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने बोला ये बुक लॉन्च का जो खर्चा आप वो दे दीजिए। तो फिर वो 3-3.5 लाख रुपए हुए थे लॉन्च में, उनको दिया। फिर भी उन्होंने नहीं लिया। फिर मैंने रांची में जाके लॉन्च किया, बॉम्बे में लॉन्च किया, फिर भी 10 लाख रुपए मैं नहीं खर्च कर पाया। 7-8 लाख थे, उनके 3 लाख बच गए। एक वो हेल्प। फिर धोनी जब आते हैं उस दिन लॉन्च में, वो दैट वाज द ओनली डे वेयर फर्स्ट डे, एंड आई थिंक दैट आई एम द ओनली वन आई कैन क्लेम दैट, एक दिन में 2 कॉल आए मेरे फ़ोन पे, दोनों अननोन नंबर से, चूँकि सेलिब्रिटी का नंबर एक था धोनी का और एक सचिन का था। सचिन ने कहा अरे वह तभी Unknown तो number था। वो तो अननोन नंबर, वो तो इतना आपको मैं बताऊं तो सचिन का, मैं अपना हूँ, सचिन ने कहा तो इनके लिए हमने अलग से गाड़ी सोचा कि ये वो। तो सचिन का फ़ोन आया, तो सचिन का मैं देखा अननोन नंबर, बोला हेलो, तो बोला कि विमल क्या हाल चाल है, उन्होंने ऐसे ही बोला। तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ ठीक है, आप सचिन बोल रहा हूँ। तो मेरे मुंह से आया, क्योंकि आप तो वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में सोच ही नहीं सकते सचिन तेंदुलकर आपको कॉल करेगा। आप कॉल करते हो या आप, मैं तब तक SMS करता था, सचिन पाजी को तो कॉल भी नहीं करते थे, तो मेरी उनसे SMS पे बात होती थी कभी भी। तो बोले कि सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ यार। बोला तो मेरा जैसे लिटरली जैसे होता है ना, फ़ोन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, उड़ जाएगा। हाँ पाजी, मैं हाँपने लगा अचानक, यार ये क्या हो गया यार, तेंदुलकर फ़ोन कर रहे हैं और मैं पहचान। तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि कितने बजे आना है। मैंने बोला कि ये पाजी शाम में। अच्छा ठीक है। तो वो पूछ रहे कि कौन कौन आ रहा है, और मैंने बोला कि MS आ रहा है पाजी, और आप, और बाकी टीम को बोला। तो बोले देख ले, बाकी शायद टीम वाले लोग तो मुझे नहीं पता, बिजी हैं। बोला नहीं पाजी मैं बोला हुआ हूँ। तो बोले ठीक है। तो बोला पाजी आपके लिए गाड़ी। बोले नहीं कोई गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है। MS कैसे आ रहा है? बोले MS अपनी गाड़ी से आ रहा है। मैं आ जाएगा रे MS के लिए, तू पैसे मत खर्च कर। मैं बोला सचिन तेंदुलकर मेरे पैसे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको पता था कि मेरा पर्सनल इवेंट है। बोला नहीं पाजी तू MS को बोल दे, अगर उसको प्रॉब्लम है तो मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊँगा। मैं बोला नहीं। फिर जब धोनी का फ़ोन आया तो धोनी ने कहा कि ऐसा, मैंने बोला पाजी आ रहा है। बोला अरे पागल हो, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। तो धोनी मुझसे कहते हैं बड़ा मासूमी से, अच्छा ये बताओ कहना क्या है प्रेस। मैंने बोला अब ये दिन आ गए, पूरी ज़िंदगी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल किए हम लोगों को, कैसे कैसे क्यों, अब मैं आपको बताऊंगा। तो बोले नहीं फिर भी बताओ। मैंने बोला आप सिर्फ इतना करना, आपको जो भी सचिन के बारे में जो इच्छा, आप ऐसी बात बोलना जो आपने चैप्टर में लिखे हैं, वो नहीं कहा है, ताकि जितने प्रेस वाले आए वो बोले कि यार MS धोनी ने ये बात पहली बार कही है सचिन के बारे में। एंड देन बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि भाई तेंदुलकर जो थे उन्होंने क्यों उनको कप्तानी दिलाई थी। सो नाइस ऑफ हिम। तो ये किस्सा जो है, नहीं एक और किस्सा है। हाँ। जो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ। मैं जहाँ तक मुझे तो पता ही है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि ऐसा कुछ हुआ था कि दोनों लोग एक ही टाइम पे आ गए थे शायद, और आप जैसे ही सचिन आए तो आप उसमें इतना हाँ ये लॉन्च वाली दिन है। ये तो बड़ी अच्छी, ये तो मैंने डाला भी है वो ट्विटर पे। सो बेसिकली जब ये कार से आए, वही उसी किस्से का एक्सटेंशन है। हाँ। शाम की बात हो गई, अब ये कार से आए तो मैं गया इनको लेने के लिए, बाकी चीज़ें अंदर थी। तो मैं जिस तरफ गया, दाहिने साइड में सचिन तेंदुलकर थे, तो बाएं साइड से माही उतर रहे थे, दाहिने से। तो सचिन को मैंने रिसीव किया। हाँ पाजी, अब सचिन भी सचिन, यू नो दैट सचिन का ऑरा कोई भी चीज़ है, तो सचिन तेंदुलकर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने सचिन को रिसीव किया, आइए पाजी, अच्छा ये यहाँ पर है। तो सचिन भी नॉर्मल आ रहा है, और वो ज़माना बहुत अच्छा था, कोई सोशल मीडिया नहीं। अब आज के डेट में तो कोई आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, 100 लोग तुरंत आ जाएंगे। तो आप देखोगे वो पिक्चर भी है, बहुत ही नॉर्मल है एकदम, कोई नहीं आसपास। सचिन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे धोनी निकले हैं, उनके साथ एक जर्नलिस्ट फ्रेंड था जिनको मैंने, उनके मैनेजर अरुण पांडे और सुनंदन ले। तो धोनी उनके साथ निकला और मैंने धोनी को छोड़ दिया, मैंने ध्यान ही नहीं है मेरे, मैं आगे बढ़ गया हूँ, 4 कदम बढ़ गया तो सडनली मुझे याद आया कि अरे यार धोनी भी है। तो मैं सचिन को, अरे पाजी मैं भूल गया MS भी है।
अब MS धीरे धीरे, अब वो देख रहे हैं मेरे चाल को, उनको पता है कि तब तक मुझे याद आएगा। तो भाई जैसे बोला तो मेरे मुंह से निकला, मैंने बोला अरे माही आई एम सो सॉरी यार, मैं थोड़ा सा भूल गया। तो MS का बड़ा, अब धोनी बीइंग धोनी चलता है मेरे लिए टेंशन, आज तो बनता है तुम्हारा। क्या बात है। तो वो जो है ना, nice of him. ही हैज दैट। कोई दूसरा बंदा रहता प्रियंका, मैं आपको कह सकता हूँ ऑफेंडेड हो जाता, हाँ बिल्कुल। क्योंकि धोनी कोई छोटे स्टार नहीं थे, कोई Agree, कम agree. आइकॉन नहीं है। बट द फैक्ट दैट टू थिंग्स, यू लुक एट धोनीज एज ए मैन, उनकी थिंकिंग क्या, ए ही न्यू नो मैटर हु एम आई, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन मेरे भी आदर्श हैं, और सचिन से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस कंट्री में, सचिन से बड़ा गॉड ऑफ उनको क्रेडिट। Right. तो एक वो रिस्पेक्ट थी कि इवन इफ समबडी फॉरगॉट मी फॉर ए वाइल, देयर इज अ गुड रीजन, वो सचिन तेंदुलकर, उसकी आभा में कोई भी हो ये सकता तो है। यही बड़प्पन है ना। तो एक वो बड़प्पन, दूसरा चीज उनके दिमाग में ये था कि ये इसका जानबूझकर नहीं है, ये इवन इफ इज अ सीनियर गाय, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग ओकेजन फॉर मी, उसके बुक लॉन्च में सचिन और धोनी आ रहे हैं, तो वो भूल सकता है। बहुत बढ़िया। तो वो मुझे लगा कि ये धोनी की क्रेडिट है आपसे ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट होना, टू थिंक अबाउट दैट। नहीं तो अदरवाइज तो हम जर्नलिस्ट, हम लोग ईगो होते हैं कि हम दो जर्नलिस्ट सेम, आप मैं गया, हमारा बैचमेट अगर एक ने बुला लिया आपको बुला लिया और मुझे, मैं भी बोला अरे अच्छा प्रियंका को भाव दे रहा है, मुझे तो इससे 3 मिनट बाद आया, तो हम गुस्सा जाएंगे, या मेरे को दिया आप गुस्सा जाओगे, क्योंकि हम लोग शायद उस लेवल पे इवॉल्व नहीं। तो मुझे गुस्सा हो जाना चाहिए कि तुमने मुझे अपने लॉन्च में नहीं बुलाया था उस टाइम पे। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो इतनी हड़बड़ी में सारी चीजें हुई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बेटी की शादी होती है, माफ किया, मैं समझ गई, दैट वाज अ डे फॉर यू। आपके भी धोनी वाली क्वालिटी है। सो देखिए, धोनी के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, और अगर मैं एक लाइन, सिंगल लाइन में आपसे जानना चाहूँ कि आप कैसे डिफाइन करोगे धोनी को, तो क्या बोलोगे? धोनी को मैं ये कहूँगा, कैसे एक लाइन में मैं उनको मैंने एक चीज़ देखा कि समवन हु कैरीज, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में उतना बड़ा आइकॉन होकर अपने स्टारडम को इतनी लाइटली कैरी करने वाला, मतलब मुझे अगर 3 शख्स में अगर बोलूँगा जो धोनी के ऊपर या उनसे बराबरी, अमिताभ बच्चन अनडिस्प्यूटेड जो उनकी स्टारडम है, सचिन तेंदुलकर अनडिस्प्यूटेड स्टारडम, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अमिताभ बच्चन स्टार है, उनकी स्टारडम है, सचिन तेंदुलकर है, रिजर्व है। धोनी कैरीज हिज स्टारडम वेरी लाइटली, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं MS धोनी हूँ। और इसका एग्जांपल मैं इससे देता हूँ कि जब वो मेरे घर वालों से मिले बुक लॉन्च में, ही गेव द इम्प्रेशन, वो आधे घंटे, मुझे तब तक नहीं पता मैं सचिन और बाकी लोगों से मिल रहा हूँ, इतनी देर तक MS धोनी मेरे घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, और मेरे घर वाले भी इतने भोले भाले, उनको लगा कि MS धोनी नहीं, वो मेरा दोस्त है, और वो फीलिंग धोनी ने दे दी। वो लोग धोनी को बोल रहे हैं कि आप मंदिर में आइएगा, देवघर में पूजा कराएंगे, आपको ये खिलाएंगे, और धोनी भी हाँ हाँ हाँ। और ये बातचीत मुझे नहीं पता है, अनअवेयर है, कंप्लीटली अनअवेयर। जब ये पूरा बुक लॉन्च इवेंट खत्म हो गया, हम लोग की डिनर हो रही है, तो मेरी भाभियाँ मुझे कह रही है कि अरे यार आपका बहुत अच्छा है, धोनी आपका कितना अच्छा दोस्त है। मैंने बोला हेलो धोनी दोस्त? बोले हाँ हाँ देखिए हमारे साथ तो ये कहा। मतलब भाई वो MS धोनी है, वो आपको फीलिंग देकर, दोस्त वोस्त नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, रिस्पेक्टफुल है, उससे आके घर वाले मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस आधे घंटे 40 मिनट में धोनी ने अपने आप को मेरा वाकई में मेरा दोस्त जैसे बिहेव करता, उस तरफ बिहेव किया कि वो मेरे बारे में बातें, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, अरे विमल को तो ऐसे कहा वैसे कहा। सो वो ग्रेटनेस कि नहीं तो देखिए सेलिब्रिटी आते हैं वो चुपचाप रहेंगे, फोटो खिंचाएंगे, ये कर देंगे, चले जाएंगे, अपना शांत रहेंगे, कुछ एटीट्यूड नहीं भी देंगे, चुपचाप रहेंगे। द फैक्ट दैट कि वो घर वालों से घिल मुल के, अच्छा उनके साथ हाँ हमारे बिहार में जैसे हाँ है ना, जा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना, उस एक्सेंट में वो बात करने लगे। हम लोग बिहार में, झारखंड में थोड़ा सा हमारा एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है। सो ही वाज लाइक कि इन हिज एलिमेंट। तो उनको पता था कि मेरे घर वाले उस टोन में बात कर रहे हैं, उस लहजे में बात कर रहे हैं, तो वो उनके साथ हो गया। तो उनको और लगा कि यार ये तो अपना झारखंड का है, अपना दोस्त, विमल का दोस्त है। सो दैट इज हाउ आई विल डिफाइन धोनी। ग्रेट। धोनी के बाद सचिन, ऑलरेडी आप जिक्र कर चुके हैं, सचिन के साथ भी आपकी काफ़ी क्लोजनेस रही। एक किस्सा है श्रीलंका का जहाँ पे कि सचिन पाजी आपकी गाड़ी में आके बैठ गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? श्रीलंका में नहीं, ये एक जो उनका जो सबसे बड़ी चीज़ रही है कि एक बार वो एक ब्लाइंड फैन था, वो वेट कर रहा था उनके लिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई वो कहीं जा रहे थे, मैंने बोला कि एक अतर सिंह करके ब्लाइंड फैन थे, 72 घंटे से इंतज़ार करते। तो सचिन को उस दिन जाना था कहीं पर, तो मैंने उनको रोका, सचिन, और रोका
तो वो सचिन बोले कि उनको लगा कि कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए मैं बोल रहा रिपोर्टर, तो मतलब मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला नहीं पाजी, मुझे इंटरव्यू नहीं, एक आपका ऐसे फ़ैन है वो बता। फिर ही केम ऑल द वे। और वो बंदा जो है अतर सिंह, मुझे अभी भी याद है, जब मैं आया तो मैंने बोला अतर जी, वो बोला था मुझे मेरे भगवान से मिला दीजिए, मुझे मेरे भगवान। तो मैंने बोला अतर जी ये लो आपके भगवान आ गए। और वो गले मिलके वो फूट फूट के रोने लगा। वो जो कॉन्वर्सेशन जो मैंने देखी सचिन की, एंड आई थिंक वो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। उसके बाद से सचिन का भी मैंने देखा कि उनका जो हमारे से स्नेह था वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा इस तरह की स्टोरीज़, क्योंकि बहुत बहुत बार होता है ना कि सेंसेशनल होती है, कई चीज़ें होती हैं आप, लेकिन एक फ़ैन जिससे मेरा कोई नाता नहीं था, ब्लाइंड फ़ैन था, उसको लाना। फिर सचिन ने उनका पता लिया, उनकी चैरिटी के लिए कुछ उन्होंने बोला कि उनकी टीम करेगी, फॉलो अप किया। तो इसके ये एक किस्सा था कि जहाँ पर मैं उनको बोला, उनको मतलब हक से कि भाई आप आइए आउट ऑफ वे, देन ही केम। अब बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। जी भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए कहते हैं ना 2 लाइन का भी इंटरव्यू, 2 लाइन की बातचीत भी मुमकिन नहीं है। तुम्हें तो घंटों घंटों के इंटरव्यू दे देते हैं। क्या सेटिंग है भाई? सेटिंग नहीं है, ये तो मैं भी आश्चर्य कहता हूँ। ये उनकी जनरोसिटी है, ये रोहित हो, विराट कोहली हो, ये उनकी उदारता। और एक जो मुझे लगता है फैक्ट कि उनको अंडर 19 के डेज से, जब वो अंडर 19 के थे, लड़के थे, बच्चे थे लिटरली, उस समय से जाना, और उनके साथ मैं वैसा ही व्यवहार रखता था। मैं तब सीनियर हुआ करता था उनके लिए, टीवी पे आता था, लेकिन मैंने उनको वही रिस्पेक्ट, वही स्नेह दिया, और वो कंटिन्यूअस रहा। उनके उतार चढ़ाव के दौर में कप्तान बने, चाहे खिलाड़ी बने, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, वही अंदाज रहा। तो खिलाड़ी इस चीज़ को याद रखते हैं कि भाई उनकी जब हस्ती बदल रही होती थी, तो आपका बिहेवियर तो नहीं बदल रहा था। और रोहित वैसे ही खुश मिजाज किस्म के आदमी है। उनको जब पता चला कि मैं अकेला कवर कर रहा हूँ, अपने पैसे से खर्च कर रहा हूँ, ही थॉट अबाउट कि somebody put, एंड ही सॉ कि भाई ये अलग तरह की कहानी हो रही है, फैंस की, क्रिकेटर्स की, सारी चीज़ें हैं। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो 3-4 साल पहले का वादा था उनसे। फिर उन्होंने देखा कि राहुल द्रविड़ भी जान रहे थे, तो वो पूरी टीम को जब देखने लगे कि नहीं यार एवरीवन इज़ कंफर्टेबल, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे। तो दैट इज़ द वन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। और उनको जानने का मौका मिला इस दौरान में कि लोग क्रिकेटर के बारे में बोलते हैं, लेकिन इंसान के तौर पे मेरे लिए अगर आप बोलोगे कि रोहित शर्मा के मुझे ना अभी रन याद हैं, ना मुझे उनके 100 याद हैं, शायद करियर ख़त्म होने के बाद भी याद ना हो, मुझे याद रहेगा कभी भी तो इंसान के तौर पे उन्होंने कैसे ट्रीट किया, द वे ही ट्रीटेड पुट, मतलब वो आपको हंसने को, आपके चेहरे पे कोई हंसी ले। सबसे बड़ी चीज़ क्या हम चाहते हैं, रोहित शर्मा को आप मिलोगे, वो आप हंसे, आप भी मिलोगे ना, आपको अगर वो नहीं भी जानते 2 मिनट के बोलूँगा, आप 10 मिनट बातचीत करोगे, वो आपको हंसा देंगे। इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है एज ए ह्यूमन। मैं आपके पास 5 मिनट खड़े रहूँ और हंस दूँ, तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा विमल, अभी मैं कहीं सुन रही थी, अभिषेक बच्चन ने कहा कि अगर मेरा सवाल आप समझ गए मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर रोहित शर्मा से कांटेक्ट करना हो या फिर विराट कोहली को अप्रोच करना हो तो विमल के थ्रू करना चाहिए। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई। नहीं, वो उनकी अगेन अभी एक यूरोप में T20 लीग हो रही थी, तो वहाँ पर स्टीव वॉक थे और वो उन दोनों का मुझे इंटरव्यू करना था। तो आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च वगैरह की होगी, या इनके जो भी PR वाले उन्होंने, क्योंकि सारे वो चैनल्स को, बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे। आई वॉज द ओनली वन हु हैड नो चैनल और ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ए फ्रीलांसर। तो अभिषेक मस्ट हैव आस्क्ड कि भाई ये कौन बंदा है कि आप बात करा रहे हो। तो PR वालों ने कहा होगा कि भाई ये जो है सचिन रोहित हो, विराट हो, जो भी है खिलाड़ी इंडियन टीम के, सब इनसे बात करते हैं। तो ही मस्ट हैव थॉट कि भाई अच्छा ऐसा कौन है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना नैरेटिव चलाते हैं ना कि विराट फैन, रोहित फैन, ये इससे लड़ रहा, वो उससे, बड़ा इंडियन क्रिकेट में वो टॉक्सिसिटी रहती है बहुत जगह, ट्विटर वगैरह पे जाओगे तो बहुत कम लोग हैं कि दोनों के साथ आप कंफर्टेबल बातचीत करते हैं। तो वो उन्होंने कहा, तो मैंने भी मजाक में कहा अभिषेक को, अच्छा ठीक है अगर आपने कहा है तो अगली बार कहेंगे। और ये मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। अब मैं देखता हूँ कि चाहे रोहित हो, विराट हो, इवन गौतम गंभीर को भी मैं बहुत बचपन से यहाँ पर जानता हूँ, रणजी ट्रॉफी डे से। तो गंभीर हमारे सामने गंभीर नहीं रहते हैं, कम से कम मैं भी, तो सारे खिलाड़ी भी सोचते हैं कि अच्छा ये कोच से भी ये मजाक कर लेते हैं। तो वो उतने दिनों का अनुभव है, जानते हैं। वही जो मैं अगेन कह रहा था कि आप उनके उतार चढ़ाव के दौर से हो, प्लस आप अपनी कॉन्शियंस को क्लियर रखते हो,
देखिए टीम की चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, लफड़े में कोई भी चीज़ है ड्रेसिंग रूम का, और ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप, मैंने बोला नहीं यार, मेरे को अगर प्यार से बात करते हैं किसके बीच में क्या, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाता ही नहीं हूँ। मेरा काम है इंडियन क्रिकेट पे रिपोर्ट करता हूँ। आप मेरे से अच्छे से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, मैं आपसे अच्छे से प्यार से बात करता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, तो ये बताइए, चूंकि विराट कोहली का जिक्र हो रहा है, एज ए क्रिकेटर तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी पूरी दुनिया जानती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको उन्हें डिफाइन करना हो, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए क्रिकेटर, जैसे भी आप करना चाहें। हाँ, विराट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो दो चीज़ें। अगेन जिस तरह के कॉम्पिटिटिव हैं, कॉन्फिडेंस उनका और जो एनर्जी, मतलब किसी के पास भी विराट कोहली का कॉन्फिडेंस और उनकी एनर्जी का अगर 10% भी किसी भी फील्ड में है, यू विल वेरी सक्सेसफुल। और ये विराट को मैंने कई बार कहा, विराट जिस तरह से उन्होंने अपने आप, कोई सोचता नहीं था कि, आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि करेक्ट क्रिकेट, एकदम रूथलेस क्रिकेट के लिए बॉम्बे के लोग जाने जाए, जो खड़ूस क्रिकेट जिसको कहते हैं, कि बॉम्बे के खिलाड़ी बैट्समैनशिप जो होती है, बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग कहते हैं। एक कहानी है, बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग, बॉम्बे घराना। इंडियन क्रिकेट में जैसे शास्त्रीय संगीत में कहते हैं ना, ये घराना, तो बॉम्बे की बैटिंग, तेंदुलकर, गावस्कर, वो उनकी एक बड़ी रिच ट्रेडिशन है। राजदीप के फादर सरदेसाई, बड़ी लंबी, मुंबई की वेंगसरकर, रवि शास्त्री, एक फेहरिस्ट है। तो वो बॉम्बे घराना। नॉर्थ में जो है अच्छे अच्छे बैट्समैन आए हैं, लेकिन किसी में वो कॉम्पिटिटिव रूथलेस थे। तो विराट कोहली जब आए तो नॉर्थ में कहते थे फ्लेयर है, चौके छक्के लगाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। विराट ने उस मिथ को तोड़ा, फ्लेयर भी था, एग्रेसिव भी था, मैच भी फिनिश करने लगे, अपनी पहचान वनडे क्रिकेट में। सोचिए जब आए तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी, धोनी इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन आज के डेट में चेज मास्टर के तौर पे उन्होंने अपनी एक पहचान। वनडे क्रिकेट की जब भी आप बात करोगे कि भाई शायद द नंबर 1 प्लेयर, विच इज़ लाइक, आप 3 खिलाड़ी के आप नाम लेंगे दुनिया की, कभी भी टीम बनाओगे, उसमें तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली, ये 3 नाम होंगे ही होंगे। बाकी कोई और हो, इन 3 नाम पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा किसी से भी एज ऑनर में। इन तीनों खिलाड़ियों के बगैर आपकी वनडे क्रिकेट की टीम ऑल टाइम 11 बन ही नहीं सकती है, विच आई थिंक है ह्यूज थिंग। अगर आप सोचो कि वनडे क्रिकेट में अभी हमने पॉन्टिंग, धोनी, द्राविड, तेंदुलकर, कितने खिलाड़ी, सहवाग, हमने बात ही नहीं, हम तो इंडिया की बात करें तो 11 में स्ट्रगल कर जाएंगे, दुनिया की तो छोड़ दो। तो वहाँ पर वो विराट कोहली का, और विराट कोहली का मुझे एक जो चीज़ लगी है, जो लगन सीखने की, और एक हमेशा कि मैं अपनी एक नज़ीर पेश करूँगा। धोनी ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कप्तान थे, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत रहे थे, उनको लगा कि भाई क्या कमी थी, उनको लगा कि टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा नहीं करते, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। वो इस जनरेशन में, नई जनरेशन में, जब टेस्ट क्रिकेट जिसके लिए कोई मायने नहीं था, विराट कोहली ने बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट को, आई विल मेक इट सेक्सी, मैं इंश्योर करूंगा। तो नई जनरेशन ने टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन का खेल है, लोग बोलते हैं कि लोग 1.5 मिनट 1 मिनट स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर आपने मजबूर किया कि 5 दिन की क्रिकेट देखने। क्यों? विराट कोहली इसको पसंद करता है, विराट कोहली का पैशन है ये, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट। दूसरी चीज़, फिटनेस का कल्चर, जो विराट कोहली जो फिटनेस का कल्चर लेके आए, क्रिकेट टीम को ही नहीं बदला, अब जनमानस में अब हर कोई बात करता है, अरे यार फिट रहना, क्यों? विराट कोहली फिट है, विराट कोहली को देखो, विराट कोहली। तो ये जो जनमानस तक पहुंचा, एंड आई थिंक दैट्स रिवॉल्यूशनरी। एक बंदा, मुझे याद नहीं आता है, फैशन स्टेटमेंट सबने दिया, जैसा सचिन से आप मैनर सीखते हैं। सचिन के बारे में आप बात करते हो, जब सचिन के बारे में आप बात करोगे कि सचिन ने हमें क्या सिखाया, सचिन ने सिखाया कि कोई इंडियन, फर्स्ट इंडियन, प्रॉब्ली ही कैन बी बेस्ट। एक मतलब वो दुनिया में एक इंडियन, ग्लोबल इंडियन, ही विल बी बेस्ट। हमारे मॉडर्न जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी फील्ड के, कि वो बेस्ट है। बेस्ट होने के साथ साथ वो माइल्ड मैनर रहेगा, हम्बल रहेगा, वो सचिन तेंदुलकर ने सिखाया। महेंद्र सिंह धोनी ने कामनेस सिखाई कि हमको ओवरऑड नहीं होना है, कूल एकदम है, टेम्परामेंट उनका साफ है। विराट कोहली ने क्रिकेट के बियॉन्ड सिखाया कि यार ये फिटनेस जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सा होता है, हमारे दिमाग में ऑस्ट्रेलियन होंगे, साउथ अफ्रीका, उनका कल्चर ऐसा होता है, फिटनेस को शुरू से जोर देते हैं, खाना पीना। यहाँ पर दिल्ली का लड़का, छोले भटूरे खाने वाला, चीकू, चब्बी सा बंदा, वो बोलता है कि यार मैं फिट होकर दिखाता हूँ, मैं 18-21 साल के लड़के की तरफ फिट होकर दिखाऊंगा, और वो करके दिखाता होता है। वो ये नहीं कि वो फिट लड़का है और वो फिटर हुआ है, ही वॉज लिटरली कि भाई वो अब खुद वो बोलते हैं कि उन्होंने ये एडमिशन कि मैंने अपना चेहरा देखा और मैंने बोला कि यार ऐसे नहीं चलेगा, मैं बदलूंगा। अपने आप को बदल देना,
ये कितनी बड़ी, और उसके बाद एक कल्चरल चेंज लाना। आज विराट कोहली को मैं जाके देश विदेश में देखता हूँ, लोग मतलब यार, मैं सोचता था कि ऑस्ट्रेलिया में कि सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा था, सचिन से पॉपुलर कोई नहीं हो सकता है। लोग ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान, 2-3 कंट्री ऐसा कि जहाँ पर विराट के लिए लोग यूएस से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने के लिए, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, स्पेशली कोई लोग मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं। मैं तो ऐसे एनआरआई से मिला हूँ एंड आई वाज लाइक, मतलब क्यों इंडियन टीम विराट के लिए, वाह, वो जो चीज़ है। और वो विराट ऐसे पैकेज की ऑन योर फेस, अग्रेशन, लीडर, टेस्ट क्रिकेट, वो एक अलग क्लास रही है विराट की। देखो विमल, एक्चुअली जो विराट के बारे में हम जब बात करते हैं तो जो भी उनकी खासियत है हम सब जानते हैं, राइट। जो सक्सेस रेट है वो भी जानते हैं, जो करके दिखाए वो भी जानते हैं। लेकिन विराट को विराट बनाने में अगर हम ये कहें कि जो कप्तान उनके रहे, धोनी ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या अगर धोनी उस तरीके से अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करते तो विराट आज विराट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ये कोई भी कप्तान हो, आपको दो चीज़ों, और ये इंडियन क्रिकेट में बात बहुत कम होती है। मैं चाहूँगा कि आपके जितने फैंस हैं यहाँ पर वो जाने इस चीज़ को। लोग कई बार बोलते हैं कि कप्तान है, सक्सेसफुल है, सारी चीज़ें, वो अल्टीमेटली इंडिविजुअल नहीं होती है। इंडियन क्रिकेट में आपको बैकिंग चाहिए, कप्तान की बैकिंग, आपके सीनियर्स की बैकिंग, प्लस मोर इम्पोर्टेंटली बोर्ड की बैकिंग। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम सुनील गावस्कर को ग्रेट कैप्टन बोलते हैं, भूल जाते हैं कि उस समय के जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे वो सुनील गावस्कर को बैक करते थे। जब सौरव गांगुली ने, सब लोग बात करते हैं कि सौरव गांगुली ने ये मौका दिया, भारतीय क्रिकेट को चेंज कर दिया, बहुत अच्छी है सारी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सौरव गांगुली इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया थे। तो जगमोहन डालमिया का उन पर था कि भाई स्नेह था, सेलेक्टर को पता था, बाकी लोगों को पता था कि सौरव को डिफाई करने का बाद मतलब कलकत्ता पहुंचेगी बात। बोलते थे उस जमाने में मशहूर था कि यू विल हैव टू डायल 033, 033 कलकत्ता का कोड होता था। तो पता था कि भाई सौरव गांगुली करें, तो सौरव गांगुली को वो कोई ये फॉर्मल रिटर्न वे में ऑर्डर नहीं होता है, उनको पता होता है कि भाई सेम चीज़। धोनी जब कप्तान बने तो उस समय एन श्रीनिवासन थे बोर्ड के प्रेसिडेंट। तो धोनी के खराब का भी दौर आया तो लोगों को पता था, सेलेक्टर को पता था कि ये बैक्ड बाय ए कैप्टन। सिमिलरली जब विराट आए तो विराट को उस दौर में विनोद राय की कमेटी आई सुप्रीम कोर्ट। विनोद राय वॉज ए फैन ऑफ विराट कोहली। रवि शास्त्री कोच थे, तो रवि शास्त्री ने विराट को दिया पूरा कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, बाहर मीडिया मैं संभालूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं संभालूंगा, जो ये सारी चीज़ें मैं संभालूंगा, आप टीम को लीड कीजिए। और धोनी ऑब्वियसली उनको शुरुआती दौर में उन्होंने 2014 में ही दे दी कप्तानी। धोनी 2019 तक खेलते रहे, लेकिन 5 साल पहले दे दी क्योंकि उनमें विराट में दिख गया था कि ये इस विरासत को आगे ले जाएगा। तो हम जब सक्सेस की बात करते हैं, इट्स वेरी इजी, एक जो लेजी नैरेटिव होती है कि ये ग्रेट खिलाड़ी जी, ये इसको सपोर्ट जी। नो डाउट कि कोई भी, चाहे वो धोनी हो, कोहली हो, गांगुली हो, जो भी चीज़ें हैं वो ग्रेट हैं, लेकिन उनको कौन बैक करता? अब जैसे अनिल कुंबले वाज नो लेस ए ग्रेट खिलाड़ी, कप्तान, कोच, लेकिन उनको उस तरह की बैकिंग नहीं मिली। राहुल द्रविड़, उन्होंने इंग्लैंड में जाके सीरीज जीती 2007 में, जो अब तक हम नहीं कर पाए। उससे पहले हम 1986 में किए थे, 30-35 साल बाद जीते इंग्लैंड में, और अभी 20-25 साल हो गए नहीं जीते इंग्लैंड में सीरीज। वो राहुल द्रविड़ ने वेस्ट इंडीज़ में जीता है 2006 में, जो 30-35 साल बाद हुआ। पीपल डू नॉट टॉक अबाउट राहुल द्रविड़। उनको इतनी फैंटास्टिक विन के बावजूद इसलिए हटा दिया गया, मजबूर किया गया, उन्होंने तो खुद से छोड़ी कि क्योंकि वो वनडे वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हार गए थे। क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ एज ए कैप्टन जो उनको बैक नहीं किया गया, उस समय के बोर्ड के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बैक नहीं किया, तो राहुल द्रविड़ कुड नॉट बिकम दैट काइंड ऑफ सक्सेसफुल कैप्टन। बट सेम राहुल द्रविड़ व्हेन ही केम बैक एज ए इंडिया कोच, जय शाह थे सेक्रेटरी, उन्होंने बैक किया। राहुल भाई कोच हैं। तो इवन इफ राहुल भाई डिड नॉट विन द वनडे वर्ल्ड कप इन 2023, राहुल द्रविड़ को छोड़ना था। रोहित शर्मा और जय शाह ने कहा कि आप रुकिए, राहुल द्रविड़ रुकते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं 9 महीने का, वर्ल्ड कप जीतते हैं। अब दुनिया बोलती है कि राहुल द्रविड़ इज अ वेरी सक्सेसफुल। सो दिस क्रिकेट टीचेज यू, ये किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी ग्रेट अपने काम में, बट एट द सेम टाइम जिस ऑफिस में आप काम करो, आप प्रियंका बहुत अच्छी रिपोर्टर है, आपके बॉस ने आपको बैक नहीं किया, एग्री, तो एक लिमिट होती है, आप भी छोड़ जाओगे। लेकिन आप प्रियंका, आप यू आर गुड, आपका बॉस अगर आपको बैक करता, आपके कंधे पे, प्रियंका वेल डन, यू आर बेटर,
तीसरे दिन कोई और मैनेजिंग एडिटर आके बोलता है तो आप बेस्ट होते हो। तो टू गेट ए बेस्ट आउट ऑफ यू देन द एंटायर सिस्टम, द लीडर्स हैव टू कम अराउंड यू। ये आप मुझे एक एक मिसाल दिखा दो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ रही हो और आप आगे नहीं हो पाता है। आपको पूरी एनर्जी तो वहीं लग जाती है उसी से डील करने में। सो दैट इज द लेसन वी नीड टू लर्न, क्योंकि कई बार हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल में इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं। सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस अपनी, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जिस तरह से मेंटरिंग मिली, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, इन सब की कोई बात नहीं करता है। और बॉम्बे में कल्चर है भाई, सुनील गावस्कर उनको लेटर लिख के बोले जब उनको सचिन तेंदुलकर को बेस्ट जूनियर खिलाड़ी का अवार्ड नहीं मिला और जतिन प्रांजपे को मिला। जतिन प्रांजपे बाद में जाके कोच, ये सिलेक्टर बने। जतिन प्रांजपे जो है इंडिया के लिए कुछ मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल से। तो सचिन मायूस थे। अब सोचिए 13 साल का लड़का जो सचिन तेंदुलकर अभी खेला, सुनील गावस्कर बॉम्बे में जब उनको पता तो उन्होंने हैंड रिटन लेटर लिखा कि डियर सचिन, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अवार्ड नहीं मिला, बहुत स्कूल क्रिकेट का था, और आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अवार्ड एक और खिलाड़ी को नहीं मिला था, लेकिन ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर इंडिया एंड स्कोर 10,000 रन। दैट खिलाड़ी इज़ मी, सुनील गावस्कर। अब आप सोचिए 14 साल के सचिन तेंदुलकर के लिए इससे बड़ी हौसला अफजाई क्या होगी, उनको पैड देना। तो ये कोई भी खिलाड़ी, ये विरासत, और ये हर कोई करता है। सचिन तेंदुलकर ने भी उसी तरह से विराट कोहली का हाथ थामा, गाइड किया। चीज़ें इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन, आई डोंट सी कि कोई ये बोल दे कि हाँ भाई ये किया। हाँ, आप में क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, बट एट द सेम टाइम आपके सीनियर, आपके कप्तान, आपके कोच, आपके सेलेक्टर, बोर्ड वाले, एंड आई एम श्योर आप ये नाम बदल दीजिए, पॉलिटिकल फील्ड, ऑफिस, कहीं भी, एनी वॉक ऑफ लाइफ में, यू जस्ट चेंज द कैरेक्टर। ये हायरकी जो मैंने आपको बताई सेम अप्लाइज टू यू, टू मी, एनीवन एल्स। राइट। अब जब बात करते हैं विराट की तो बात होगी दिल्ली क्रिकेट की, और दिल्ली क्रिकेट की बात होगी तो बात होगी गौतम गंभीर की। क्या विराट और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक है? देखिए, ये मीडिया में एक नैरेटिव चलता है कि भाई इनकी बहुत सारे पुराने किस्से कहानियाँ लेके लोग आते हैं। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना, ओवर रीच होती है। देखिए, गौतम गंभीर और विराट के बारे में नया कोई चीज़ मुझे कहने की जरूरत, लेकिन मैंने जो इनको देखा है, दोनों प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना। आप जब आकर ये लोग बोलते हैं कि भाई टीम इंडिया, और यहाँ पर जानते हैं, मैं एक चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते, क्रिकेट टीम में यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, और वो सबको पता होता है। इंडियन क्रिकेट छोड़ दीजिए, मैं आपको वसीम अकरम और वकार यूनुस, टेस्ट क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स जिन्होंने मैच जिताते थे साथ साथ में, और ये दोनों की उस दौरान में जितने दिन क्रिकेट खेले आपस में बातचीत नहीं होती थी, किसी को पता ही नहीं चला। एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, ये दोनों, शेन वॉर्न बॉलर, एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपर, मतलब वॉर्न बॉलिंग करेंगे तो गिलक्रिस्ट उनकी गेंद पे स्टंप करेंगे या कैच लेंगे। दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी, बट प्रोफेशनल रेस्पेक्ट थी। हम जब टीम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो किसी का भी किसी के साथ हो सकता है, पसंद करें ना करें, ये चीज़ें फ्रेंड होना है। प्रोफेशनली हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं नहीं। एंड मुझे कहीं डाउट नहीं है कि गौतम गंभीर विराट कोहली जैसे चैंपियन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली रेस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पर भी आप जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सुनोगे, उनको पता है कि विराट कोहली चैंपियन खिलाड़ी है, वो रन बनाएगा, आपको मैच जीताएगा, एट द एंड ऑफ द डे वो मैच जीताएगा। और इससे मैं कम से कम ये कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती है, आई डोंट बिलीव इन दैट। ओके, फिर भी मुझे लगता है कि अगर थोड़ी ट्यूनिंग बेहतर होती है तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन अभी इंडियन टीम का अगर खेल देखा जाए, अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ज़बरदस्त खेल में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप के बाद, जीत के बाद फिर दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौतम गंभीर का चूँकि जिक्र हुआ है, तो एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद वो जैसे खिलाड़ी रहे हैं, शायद उनका ड्यू उन्हें नहीं मिल पाया। अगर हम लोग वर्ल्ड कप की ही बात करें, विनिंग मैच की बात करें, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने सब कुछ, लेकिन लास्ट का जो एक छक्का था धोनी का, सारी लाइमलाइट चली गई उधर, ठीक है। तो आपको भी लगता है? देखिए, वो कह सकते हैं कि भाई गौतम गंभीर, अगर आप देखा जाए एज ए प्लेयर, ये तो नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम। इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी कामयाबी है, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें भी गौतम गंभीर वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, बट वहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन थे? इरफान पठान थे। यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए वनडे वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन था?
धोनी था। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्रिकेट में क्या होता है ना, क्रिकेट में बिसाइड्स आप अच्छा खेलते हुए एक नैरेटिव चलता है, ब्रॉडकास्टर को क्या पसंद है उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि, और धोनी का छक्का चूंकि रोमांटिसिज्म था उसमें, मतलब ये रोमांटिसिज्म देखो वो कितनी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट है कि भाई एक वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वो बंदा जो पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहा है, कप्तान है, और वो आता है पारी संभालता है, वो छक्के से जिताता है, तो इट मेक्स सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। ये जिसको कहते हैं ना बिकाऊ स्टोरी है। नोबडी बोलते हैं ना कि नेवर लेट, हमारे भी जनरेशन, नेवर लेट फैक्ट्स कम इन द वे ऑफ गुड स्टोरी। ये तो कई बार लोग बोलते हैं कि कोई लोग मन, जैसे स्टीव वॉग ने वो हर्षल गिब्स को कहा भी नहीं था सन यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। एक बड़ी फेमस कहानी है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई और सेमीफाइनल में हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ दिया था, तो स्टीव वॉग ने कहा कि सन यू जस्ट हैवंट ड्रॉप द वर्ल्ड कैच, यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। ये कहीं नहीं कहा था, ये किसी एक जर्नलिस्ट की इमेजिनेशन थी, उन्होंने ये कह दिया था कि उन्होंने कहा मेट यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। ये कोटेबल कोट हुआ था और ये तब तक किसी ने खंडन भी नहीं किया क्योंकि एक अच्छी स्टोरी ये चल रही है। बाद में स्टीव वॉग ने खुद अपनी किताब में कहा, मैंने एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जो है तो चीज़ें मसाला हो जाती है। तो लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने हासिल की एज ए प्लेयर, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में देखिए किसी का क्रेडिट रुकता नहीं। गौतम गंभीर जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बने, खेले, वो कप्तान बने, 2 बार आईपीएल उन्होंने जीता है, मतलब धोनी और रोहित शर्मा ने 5-5 बार जीते। उसके बाद सबसे ज़्यादा गौतम गंभीर ने जीते। इसी के चलते, उन सारी चीज़ों के चलते उनको इंडिया की कोचिंग मिली। इतना एट दिस एज, सच ए यंग एज, इंडिया की कोचिंग किसको मिलती है? तो उनको इतनी कम उम्र में मिली, तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है उन पे वो फेथ दिखाया, ट्रस्ट दिखाया है। और आई थिंक इट्स लिटिल टू अर्ली टू जज हिज टेन्योर, क्योंकि उनको जो मिला है 2027 तक उतार चढ़ाव आएंगे, देखने वाली बात है। एक T20 वर्ल्ड कप है, अभी फिर वनडे का वर्ल्ड कप है, WTC फाइनल है। राहुल द्रविड़ ने, ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ ने एज ए कोच उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो इंडिया में एक जनरली ट्रेंड होता है कि वर्ल्ड कप कोच हो, कप्तान हो, उनको आप वर्ल्ड कप पे ही जज करते हो कि वर्ल्ड कप कितने जीते। तो अब ये बताइए कि आर अश्विन के साथ आपकी क्या केमिस्ट्री है? आप उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अक्सर दिखते हैं, शो होस्ट कर रहे होते हैं, वो भी गाय बगाए आपके साथ दिख जाते हैं, क्या डेटिंग है? वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक्चुअली आर अश्विन जो है ना, साउथ से आते हैं, इंटरेक्शन होता था मेरा, तो लेकिन मैं उनसे वेस्ट इंडीज़ में मिला 2023 में, ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और उनका तब तक तमिल चैनल सुपर हिट था। 2023 वो उनके बड़े अच्छे आते, वो हिंदी में नहीं करते थे। तो मैंने उनको यूं ही बोला, मैंने बोला कि, और हम लोग जब इनफॉर्मली क्रिकेटर से कोई भी हो हिंदी में ही बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश में वो फॉर्मल स्ट्रक्चर लगता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप तमिल में करते, आपने हिंदी में क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मैंने बोला नहीं आप तो जैसे बात करते हैं। बोले नहीं यार मैं फंस जाऊँगा ऐसे वैसे। मैंने बोला कि आपको सोचना चाहिए। ये बात ख़त्म हो गई। 2024 में मुझे उनका इंटरव्यू एक करना था, तो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो मैंने उनको कई दिनों से बोला था रिक्वेस्ट। तो एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने सितंबर में उनको फ़ोन किया अचानक से। मैंने बोला कि एक बार फ़ोन करो। मैंने बोला ऐश भाई बहुत दिन से वेट कर, तो बोला कि कब करना चाहते हो? मैंने बोला अभी बोलो, अभी मैं तुरंत फ्लाइट लेके आ जाता हूँ। बोला आर यू सीरियस? बोला हाँ अभी बोलोगे, कल बोलोगे, जब बोलोगे, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है कल आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है कल। मैंने तुरंत फ्लाइट के लिए चेन्नई पहुँच गया, उनका इंटरव्यू किया। तो उनको लगा कि हिंदी में, बोला नहीं मैं हिंदी में करूँगा। मैंने बोला अगर आपको लगेगा तो मैं इंग्लिश ऑब्वियसली कर लूँगा। तो जब हमने हिंदी में बातचीत करनी शुरू की तो उनको इतना मज़ा आया, और एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। तब तक वो जान भी गए थे। तो देन आई कुड आस्क एनीथिंग, हंसते इनफॉर्मल। जब वो इंटरव्यू जब पढ़ा मेरे चैनल में, वो इंटरव्यू बहुत हिट हुआ, लोगों ने उसकी हिंदी की बड़ी तारीफ़ की कि अरे हमें ने तो देखा ही नहीं। तो उनको लगा कि यार समहाउ आई गॉट बेस्ट आउट ऑफ हिम, बोथ एज ए जर्नलिस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ उनकी जो लैंग्वेज का जो थोड़ी बहुत भी हेजिटेशन थी, उनको लगा कि अरे ये चीज़ तो, और वो बड़े इनोवेटिव है, ट्राई करने से डरते नहीं है, नई चीज़ है। उनको हिंदी उनकी देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट सूट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं बात करूँगा यार, मैं जनमानस तक पहुँचूँगा। तब उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि विमल भाई मैं ऐसे ऐसे चैनल शुरू कर रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप होस्ट करें इसको, और जिस अंदाज में आपने इंटरव्यू किया था वही रखेंगे, दोस्तों की तरह बातचीत करेंगे। मैंने बोला ठीक है। हर चीज़ उन्होंने नाम रखा, ऐश की बात शुरू हुई। तो अब मैं तो उसको काम ही नहीं मानता। मुझे लगता है कि यार इस कितना एब्सोल्यूट प्रिविलेज, इतना बड़ा लेजेंड है, उसके साथ क्रिकेट की बात, जैसे मैं और आप दोस्त की तरह बात करते हो, आप सोचिए कि कोई लेजेंड से आपको बात करने का मौका मिले। मैं लेजेंड से बात कर रही हूँ ऑन ए रेगुलर बेसिस कि यू कैन आस्क एनीथिंग
एंड यू कीप लर्निंग। वो मेरे को ऐसा नहीं, मेरे लिए बड़ा, मैं डरता हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, इतनी फॉलो करते हैं, इतनी टेक्निकली यू आर नॉट एबल टू मैच हिज सेंस। क्योंकि इंजीनियर रहे हैं, बड़े इनोवेटिव रहे हैं, तो कई बार उनके सवाल आते हैं तो मैं खुद ही डर जाता हूँ, तो मैं उनसे पहले सरेंडर कर देता हूँ। मैंने बोला ऐश भाई मैंने इतना मैच नहीं देखा, वो सारे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ जिस समय मैच चल रहा हो, नए खिलाड़ी, इंडिया तो छोड़ दीजिए, रणजी ट्रॉफी है वो उनको पाकिस्तान का पता रहेगा, न्यूजीलैंड का पता रहेगा, इंग्लैंड का पता रहेगा। तो दैट्स अभी तक तो जो, और अब तो खैर मैं जब पिछले 1-1.5 साल से शो करता हूँ तो काफ़ी मजाक होता है, वो भी मेरे को बहुत टांगे खींचते हैं। और अच्छी बात है ना कि देखिए ऐसा कोई काम करो जिससे काम करने में मज़ा भी आए, सीखने को भी मिले, हाँ, ठीक है, हंसी मजाक भी हो जाए साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे अच्छा क्या होगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी बात करेंगे आपके बारे में। अच्छा आपके बारे में इन द सेंस कि इतनी जगह जगह जाके क्रिकेट को कवर किया है, तो क्रिकेट को किस किस देश में जाके आपने कवर किया, कितने देश? देखिए मेरा तो ख्वाब था कि सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन, मतलब जो जिनको टेस्ट क्रिकेट है, जो हाईएस्ट फॉर्म है, कि वो 9 कंट्री एक टाइम में हुआ करते थे। तो जब मेरे को 2 कंट्री में नहीं गया था, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे, तो इसलिए मैंने फ्रीलांस जर्नी शुरू की थी, क्योंकि चैनल वहाँ पर नहीं भेजता। तो अब अगर मैं क्रिकेट कंट्री की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ में इट्सेल्फ 6-7 कंट्री तो वेस्ट इंडीज़ में ही है, तो 6-7 कंट्री उधर रख लीजिए। बाकी इंडिया तो हम लोग करते ही हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे हमने कह ही दिया। ये सारी कंट्रीज़ हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशन, जो आयरलैंड, जितने जो जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है, दुबई में क्रिकेट होती है, तो मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस जहाँ पर क्रिकेट होती है वहाँ पर गए हुए हैं, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्रिकेट बेसिकली, क्रिकेट हैज़ बीन ए ग्रेट फ्रेंड, अगर मैं कहूँ ग्रेट ब्लेसिंग्स, कि खिलाड़ियों को क्रिकेट इतनी देती है। मैं बड़ा टचवुड, क्रिकेट को जितना प्यार करता हूँ, क्रिकेट ने उससे ज़्यादा लौटाया, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। मतलब मेरे को अगर आज बोलेंगे कि जगह भाई मैं चुपचाप बंद करके, काम बंद करके अपने घर में चुपचाप रिटायरमेंट लेके सो जाऊँ, तो आई विल बी हैप्पी। क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है, आई एम वेरी ऑलवेज थैंकफुल। मुझे लगता है कि क्रिकेट गॉड है, फ्रेंड है, एवरीथिंग। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी ऑनेस्ट विथ क्रिकेट, क्योंकि बड़ा प्यार किया इस खेल को, इस खेल के साथ इश्क रहा है जब भी बचपन से रहते थे। और वो समहाउ मैंने अभी तक, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, तो मैं उसको, आप नाइविटी कह लीजिए, इनोसेंस कह लीजिए, मैंने उसको मरने नहीं दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सिनिकल, आप उस प्रोफेशन में, तो कई लोग बोले अच्छा आपको ये नहीं लगता कि ये गड़बड़ हुई है, या वो हुआ है मैच में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे आपने सुना होगा कि नतीजों को लेकर मैच फिक्सिंग का एपिसोड हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो आते हैं कि अच्छा आपको नहीं लगता है। मैं बोलता यार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर द मोमेंट वंस आई स्टार्ट डाउटिंग द गेम, आई विल नॉट एबल टू एंजॉय दैट। सो आई कम विद द प्योरेस्ट थॉट कि ये गेम हो रही है, अच्छी गेम हो रही है, प्योर गेम हो रही है, खिलाड़ी प्योर है, जिसको बोलते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल समवन प्रूव्स इट अदरवाइज कि भाई ये चोर है या कोई गलत काम किया, तब तो फिर मैं बिलीव करूँगा, बट आई विल नॉट गो विथ ए सिनिकल माइंड सेट। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको, इसीलिए कई बार जैसे लोग कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में ये हुआ वो हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि यार नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वो माइंड सेट नहीं है। प्रॉब्ली दैट एज ए रिपोर्टर कुड बी माई वीकनेस, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये गेम मैं क्यों आया हूँ देखने के लिए, मैं तभी फ़ैन बन जाता हूँ। मैं बताऊँ यार, मैं फ़ैन एज ए क्रिकेट का गेम मैं क्या सीख सकता हूँ, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, सचिन तेंदुलकर से, धोनी से, पॉजिटिविटी। स्पोर्ट्स क्यों, स्पोर्ट्स हम लोग क्यों देखते हैं? स्पोर्ट्स एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मतलब हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं कि आज नाली ख़राब है, हॉस्पिटल नहीं हो रही है, पॉलिटिशियन करप्शन कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज, क्रिकेट इस कंट्री में क्या डिस्ट्रैक्शन है। व्हेन यू वॉच तेंदुलकर का स्ट्रेट ड्राइव, कोहली का कवर ड्राइव, या रोहित शर्मा का पुल शॉट, आप बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल इन लाइफ। वहाँ पर भी मैं सिनिकल माइंडसेट पे जाऊँगी, ये गड़बड़, ये ड्रेसिंग रूम, वही नेगेटिविटी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस प्लेस इज़ परफेक्ट, हर प्लेस की अपनी इम्परफेक्शन है। फैमिली में जैसे हमारी होती है लड़ाइयाँ, बातचीत, हीटेड डिस्कशन, आई एम श्योर हर ड्रेसिंग रूम में ऐसी होती हैं। बट क्या मैं और आप दोस्त की तरह हमारी कन्फ्रंटेशन होती है, बातचीत, लेकिन ये हेल्दी किसी भी जगह पे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ कन्फ्रंटेशन होती हैं, कन्फ्रंटेशन हो या कुछ ऑफ बीट कुछ भी ऐसा हो, कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए
ऑफ बीट अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं खिलाड़ियों का, ऐसा नहीं है कि अब तो खैर खिलाड़ी खुल ही आके खुल हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो खिलाड़ी और मुझे कई बार मैं एक चीज़ आपको इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो पॉडकास्ट में बहुत सारे खिलाड़ियों को सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो जिसके बारे में बात करते हैं दैट इज़ वन वर्जन. सो आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट द व्यूअर, स्पेशली जब कोई प्लेयर आके किसी अपने साथी के बारे में एलिगेशन लगाता है या कहता है, डू नॉट जज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो और मैं करंट टीम में खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं जाके पॉडकास्ट करके सफाई नहीं दे सकता हूँ, तो आप मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं और मुझे पता है कि असलियत कुछ और है. तो कई बार मैं बहुत सारे खिलाड़ी को देखता हूँ, मुझे दुख भी होता है कि ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में इनकी मुंह नहीं खुलती थी, उसी खिलाड़ी जिसके बारे में आगे पीछे घूमते थे, इतनी तारीफ़ें करते थे, आज वो कुछ भी आके पॉडकास्ट पे बोलते हो. तो बट देन यू सी कि भाई दैट्स अ ह्यूमन नेचर. अच्छा चलो ये बताओ कि कोई ऐसा मैच जिसको कि मलाल रहा हो कि मैं इसको मैदान पे जाके कवर नहीं कर पाया. ऐसे तो बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता टेस्ट मैच 2001 जस्ट करियर स्टार्ट हुआ था, हम लोग इंस्टीट्यूट में ही थे. वो VVS लक्ष्मण ने 281, राहुल द्रविड़ ने 180, हरभजन सिंह के विकेट थे, हैट्रिक थी और इंडिया जीता था. इंडिया उस टेस्ट मैच में पीछे चल रहा था, आइकॉनिक टेस्ट मैच. तो मुझे अगर लगता है टाइम मशीन अगर होगा तो मैं चाहूँगा कि वो टेस्ट मैच कवर करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय हम लोग की इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी मार्च के महीने में. ये 2001 का किस्सा है. तो वो एक मैच मुझे कभी भी हमेशा मलाल रहेगा कि वो यार वो मैच कवर करना चाहिए था. और मैं अगर ये पूछूं कि विमल को अपनी ड्रीम 11 बनानी हो तो उसमें कौन कौन होगा? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है. थोड़ा बहुत तो चलता है ना, मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ तो थोड़ा तो फंसाने वाला सवाल पूछना होगा. देखिए मैं करंट टीम से तो मैं नहीं लूँगा. मैं अगर ऑल टाइम ड्रीम 11 और जिसमें चलिए मैं सेफ्टी के लिए मैं कहता हूँ कि इंडियन प्लेयर को मैं कम रखूँगा. ये नहीं चलेगा, हमें तो भाई पूरा एग्जैक्ट 11 चाहिए. वो बताओ. काफ़ी टफ रहेगा. अच्छा चलिए मैं जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके हैं मैं उसी से बनाता हूँ. करंट पे तो अभी मैं इससे नहीं रखूँगा, करंट का हमें नहीं पता है. तो रिटायर्ड में मैं अगर ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूँगा, टेस्ट मैच की मैं रखता हूँ, तो ऑब्वियसली सुनील गावस्कर एंड वीरेंद्र सहवाग 2, 1 और 2. 3 नंबर पे राहुल द्रविड़, 4 पे सचिन तेंदुलकर, कोई डाउट ही नहीं है. 5 पे VVS लक्ष्मण, 6 पे धोनी, 7 पे मेरे ख्याल से कपिल देव बिल्कुल, 8 पे अनिल कुंबले, 9 पे हरभजन, 10 पे ज़हीर खान, 11 मैं किसको लूँगा, एक और खिलाड़ी, अरे बहुत सारे ग्रेट खिलाड़ी हैं छूट गए हैं. प्रॉब्ली बिशन सिंह बेदी, दैट विल बी माई. क्या बात है. और अगर T20 की बनानी पड़े और पूरी दुनिया आपके सामने है, T20 की टीम अगर मैं रखूं, अगेन मैं करंट टीम को जानबूझकर, हाँ करंट टीम के तो रिटायर हो गए हैं कुछ खिलाड़ी, तो मैं T20 अगर इंडिया का मैं बनाऊं. काफ़ी मैंने एग्जाम पेपर जो है थोड़ा मुश्किल सेट कर दिया. हाँ ये एग्ज़ाम अपने मुश्किल किया, बट ठीक है. ओपनर में रोहित शर्मा होंगे ही, विराट कोहली नंबर 3 पे, रोहित शर्मा के साथ साथी ओपनर कौन हो सकता है T20 में. ओपनर थोड़ा सा रोहित के साथ सोचना पड़ेगा. विराट हो गए. T20 पे एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है टीम बनाना. अगर मैं आपसे बोलूँ T20 आप मेरे को स्किप कर दीजिए. चलो दिया हमने ये आपको लिबर्टी. टेस्ट मैच मैंने आपको बेस्ट आप मैंने कभी भी ये प्लेइंग 11 वाले में मैं कभी नहीं रखता हूँ, तो इससे मैंने आपको कहा, तो आप यही तक रखिए. आप अगले एपिसोड के लिए भी कुछ रखिए आप. नहीं तब तक कुछ और निकल आएगा. चलिए देखिए, जो व्यूअर्स हैं ना, आज बहुत सारे यंगस्टर्स, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा शिद्दत से देखते हैं. और उनको लगता होगा कि विमल कुमार यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत आसान रहा होगा. हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आए. लाइफ हमेशा इतनी जैसे आज दिख रही है, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सब स्ट्रगल फेस करने पड़े? देखिए, एक तो सबसे बड़ा स्ट्रगल हम लोग का था कि सारे हम लोग छोटे शहर से आते थे, तो एक आइडिया नहीं था उस ज़माने में, इंटरनेट की इतनी प्राथमिकता नहीं थी. तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहते थे मैगजीन पे, न्यूज़पेपर या पीयर्स से बातचीत करते थे. तो जब पता चला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी कोई संस्थान है जहाँ से आप जर्नलिज्म करेंगे तो शायद शुरुआत में आपको सुविधा होगी,
तो तो फॉर्चुनेट सोच कर पत्रकार बने थे। हाँ, ये सोच कर था, क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन था एमबीए का, मेरे एक साथी गए थे और मैं एमबीए का कैट वगैरह का तैयारी स्टार्ट ही किया था, लेकिन तब तक मैं मुझे था कि नहीं यार, क्रिकेट ही करनी है, यही मज़ेदार है। तो आया, आईएमसी में हो गया, और फिर फॉर्चुनेटली उसी समय, जिस समय हम लोग आईएमसी, तो हमारे एक मित्र थे मीशा कुमार, वो हम लोग के बैच में थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपका इतना क्रिकेट का शौक है तो TWI, ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल, वहाँ जाके आप इंटर्नशिप कीजिए। ओके। तो वहाँ पर जब इंटर्नशिप करने का, कई बार देखिए क्या होता है, इत्तेफाक होता है वाकई में, द हार्डर यू ट्राई द लकियर यू गेट वाली कहानी है। Exactly. तो एक पैशन भी था, तो वो जो पैशन था तो किसी ने रेकमेंड किया, उन्होंने क्लास में देखा कि जेन्युइन पैशन है, क्योंकि मीशा ऑलरेडी वहाँ पर काम कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आप TWI में जाइए। हम लोग अपने 3-4 मित्र TWI में जाते हैं, मैं, नीरज झा, सुरेंद्र, माइकल सांगमा, और हमारी वही आईएमसी में आपको पता है 1 महीने की इंटर्नशिप थी। बिल्कुल। तो हमने 1 महीने किया और हमने कहा कि भाई अब चलते हैं, जॉब के लिए निकलेंगे। तो संजोग से 15 दिनों के बाद ही मैं और नीरज एक बुलेटिन प्रोड्यूस कर रहे थे डीडी के लिए, जी के लिए, एंड वी वर वर्किंग लाइक कि भाई हम लोगों को ये कहा गया कि भाई तुम लोग ये मत सोचो इंटर्न हो, तुम लोग प्रोफेशनल हो। हमें चैलेंज किया, तो हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे, वॉइस ओवर करा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो पूरा बुलेटिन कर रहे। 1-2 सीनियर सिर्फ ला के हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार हम लोग बुलेटिन पर कल तक पढ़ रहे थे 1 साल पहले, और सडनली हमारी कहानी जो चीज़ें कि वो ऑन एयर देख रहे हैं। आपको बड़ी खुशी होती थी कि अपना नाम देख रहे हैं, पहली बाईलाइन या फिर पहला जो आपका शो होता है वो फिर। तो वो लगा कि यार ये बड़ी सही। तो TWI ने हम लोगों को जॉब दी, हेमंत बुझ थे, तो 1.5-2 साल वहाँ रहा। फिर 2 साल जब TWI का थोड़ी सी ढलान पे आने लगी, मल्टीनेशनल कंपनी, काफ़ी कुछ सीखा, बहुत प्योर क्रिकेट सिखाया उन्होंने। इंडिया में तब तक मैं 24 आवर चैनल, देखिए अगेन लक एज वुड हैव इट, 24 आवर चैनल आ रहे थे, 24 घंटे वाले। आज तक लॉन्च हो चुका था, आज तक का वर्ल्ड कप का टीम बन रही थी, नई टीम है 2003 वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा कि पहली बार स्पोर्ट्स तक उनका खेल का प्रोग्राम होता था। उन्होंने बोला क्रिकेट पे करेंगे, रणभूमि, आधे घंटे क्रिकेट होगी। उदय शंकर, अब आज तो उदय शंकर बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने बोला क्रिकेट टीम बनाओ। तो हमें बुलाया गया कि भाई TWI चूँकि स्पोर्ट्स वाले ही हैं, इनको बुलाया। तो मैं हेजिटेंट था, मैं बोला कि नहीं, न्यूज़ चैनल में मैं नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है, राजनीति होती है वो। तो मेरे बॉस थे उस समय शांतनु चैटर्जी, उन्होंने कहा सलाह, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सलाह, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एज में मैं अगर रहूँगा 21-22 साल में, तो मैं जाऊँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो बोले तुम आ जाना यहाँ पर, जो कर रहे हो, मैं जब तक हूँ तो आ जाएगा। जो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया ना कि मैं जब तक हूँ वापस आ जाऊँगा, तो एक मन में एक एश्योरेंस। चलो तो, देखते हैं भाई। तो ये कहानी, इसका दूसरा चैप्टर भी आगे आपको मैं बताऊँगा। तो गए आज तक में, फिर आधे घंटे का प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर आज तक में काम करने लगे 3 साल। लेकिन आज तक में मैं प्राइमरी रिपोर्टर नहीं था, वहाँ पर ऑलरेडी सीनियर्स थे, और मुझे लगने लगा कि यहाँ पर अगर मैं रहूँगा तो मैं वर्ल्ड कप वगैरह कवर नहीं कर पाऊँगा। 2003 का वर्ल्ड कप था, तो वो एक जोखिम लेना था। संजोग से फिर 2006 में IBN आ रहा था, आशुतोष, राजदीप ये जा रहे थे। तो आशुतोष कई बार देखते थे डेस्क में, वो भी क्रिकेट के शौकीन थे, तो वो कई बार उनको लगता था। उन्होंने कहा कि भाई चलोगे IBN में, तो मैं बोला हाँ। बोले कि पैसे ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, मेरे को वर्ल्ड कप आप कवर करने भेजोगे? बोले हाँ, ये ग्रांटेड। 2007 का मेरा वही ड्रीम था एक कि भाई वर्ल्ड कप करना है। मैं चला गया वहाँ, उन्होंने वर्ल्ड कप भेज दिया। वर्ल्ड कप गया तो वहाँ पर बॉब वुल्मर की डेथ हो गई, तो सडनली आई बिकेम ए क्राइम रिपोर्टर। तो CNN IBN जो हमारा इंग्लिश चैनल था, वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट था। तब तक मैं हेडलाइंस टुडे के लिए सिर्फ रिपोर्ट करता था, एक आध रिपोर्ट किया, एक आध PTC की थी, बाइलिंगुअल रिपोर्टर था, लेकिन कम करता था। और वहाँ पर मुझे अचानक समुद्र में ढकेल दिया गया कि अब अंग्रेज़ी में लाइव चलना है, फोनो चलना है, और वो फिर कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आ गया। तो वहाँ से चीज़ें फिर बाइलिंगुअल रिपोर्टर इस्टेब्लिश हो गए हैं। संस्थान IBN इतना बड़ा संस्थान था, तो वहाँ उनकी अपनी क्रिकेट की वेबसाइट थी, cricketnext.com, उनके लिए लिखने लगा, फर्स्ट पोस्ट था, हिंदी न्यूज़। तो वो वहाँ पर कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है ये एक जो चीज़ है जो मैं उस समय रियलाइज़ नहीं होता था। मैं हिंदी चैनल में काम करता था, तो लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, तुम इंग्लिश के लिए क्यों इंटरव्यू करते हो एक्स्ट्रा, तुम उनके लिए क्यों एडिट कराते हो, अरे तुम वेबसाइट के लिए क्यों लिखते हो, तुम्हारा टाइम ख़राब होता था। मैं एक्स्ट्रा रुकता था। मुझे लगता था कि यार मैं अगर इंटरव्यू करके, मेरी ही चीज़ तो 4 जगह छप रही है, वेबसाइट में भी छप रही है, हिंदी वेबसाइट में भी, इंग्लिश वेबसाइट में भी, इंग्लिश चैनल में भी, तो भले मेरा तो दायरा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ओवर ए पीरियड ऑफ क्या हुआ कि ये
चैनल में नेटवर्क में बहुत सारे लोग पसंद करने लगे हैं कि अरे यार ये विमल जा रहा, अच्छा एक रिपोर्टर भेजना है उसी को भेज दो। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के लिए भी कर लेगा, इंग्लिश के लिए भी कर लेगा, लिख भी देगा, मेरे को मेहनत चैनल का भी फायदा, तो चैनल का भी फायदा, अच्छा मुझे भी फायदा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी कि काम करा लो 20 घंटे में दौरे पे आऊँ, मैं काम करूँगा, अब आदत लग गई। अब इसके चलते क्या हुआ कि इवन इफ आई वॉज न्यूज़ 18 इंडिया या IBN 7 का एम्प्लॉय, नेटवर्क 18 बहुत बड़ा था, तो मेरा नेटवर्क खुद अपने आप विद इन द नेटवर्क बड़ा हो गया। CNBC आवाज़ में भी बैठ रहा हूँ, हिंदी में भी बैठ रहा हूँ, इंग्लिश में भी बैठ रहा हूँ, सारे बॉसेस के साथ बातचीत हो रही है। तो जब मैं वहाँ पर जब सोचा कि जगह अब मैं फ्रीलांस करूँगा, तो अविनाश कौल उनके CEO थे, तो उनको मैंने बोला कि मैं छोड़ना जा रहा हूँ। तो वो आए, मैंने बोला कि जगह मैं देखो तुम्हें बोलूँगा नहीं क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जर्नलिस्ट को एक बड़ी खुजली रहती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अलग से इंडिपेंडेंटली ऐसा कर लूँगा, गुड लक टू यू, यू गो देयर। अगर तुम कर लोते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो तुम करना चाहते हो। नहीं करते हो तो वो कम से कम वो खुजली खत्म हो जाएगी, वो इच्छ नहीं रहेगी कि अरे यार रिग्रेट नहीं रहेगा कि अरे मैं ये कर, बहुत बार आपको रिग्रेट होता है ना कि मैं नौकरी छोड़ चुका होता तो ये कर लेता वो कर लेता। और बोले उन्होंने फिर वही शांतनु चैटर्जी वाला डायलॉग उन्होंने भी दिया कि मैं जब तक हूँ, लकी हो भाई। तो मैं बोला कि यार, तो और मैं मुझे बड़ा इससे मैं आज मैं बता रहा हूँ ये दो लोग दे स्टैंड आउट कि भाई उस टाइम में अगर कोई आपको रीअश्योरेंस ये दे बॉस कि भाई मैं जब तक हूँ तो आ जाऊँगा, तो मेरा चलो ठीक है उठते हैं। फिर फ्रीलांस में आए, फ्रीलांस में तो उसका फ़ायदा मुझे तब अब आया। पुराने ये 20 साल जो आपने काम किया, आपके दोस्त बने, चाहे IMC के आप ही लोग हमारे दोस्त हैं, जितने लोग सब लोग अब क्या अलग अलग संस्थान में अलग, कोई हिंदी चैनल को लीड कर रहा है, कोई वेबसाइट में है, तो उन लोगों ने जब जाना कि मेरा दोस्त फ्रीलांसर है, एबिलिटी भी है, तो वो आपको काम भी दे रहे हैं, कोई छोटा दे रहा है, कोई बड़ा दे रहा है, और अननोन लोग आ रहे हैं। प्लस नेटवर्क 18 में जो मेरे रिश्ते थे और जो मैंने सबको पता था, तो मैं फ्रीलांस जर्नी जब शुरू किया तो 70% काम मुझे नेटवर्क 18 से आ रहे थे। इवन इफ आई वॉज नॉट देयर एम्प्लॉय, आई वॉज वर्किंग फॉर देम। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रगल के डेज में जो, अगर कोविड के टाइम में 1.5-2 साल का ऐसा वक्त रहा जब कुछ काम नहीं था, बट ठीक है वो भी मुझे लगा कि कोविड तो आई थिंक सबके लिए वो प्रॉब्लम थी। बट बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ तो क्रिकेट हैज़ बीन काइंड टू मी। मतलब वो YouTube स्टार्ट करने का, हाँ YouTube का, फिर इस YouTube में भी मुझे किसी ने अचानक सडनली, मैं इंग्लैंड में गया था तो एक जूनियर ने कहा कि भाई आप दूसरे चैनल में, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसर के लिए गया था कि मैं ये चैनल को कर रहा हूँ, इस अखबार में लिख रहा हूँ, तो किसी ने कहा कि आप इतनी जगह लिख रहे हो, आप बोलते हो कहानी, स्टोरी टेलर हो, आप क्यों नहीं अपने चैनल पे कर दो। तो मैंने एक्सीडेंटली शुरू किया जुलाई 2022। उस समय मेरे 5000 ये थे, क्योंकि मैंने 2013 में ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोला, एक आध पुराने कोई इंटरव्यू या ऐसे ही डाल दिया था टाइम पास, वो 5000 थे बस। तो जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ। फिर मैं अचानक वेस्ट इंडीज़ जाता हूँ, फिर नए नए लोग, फिर मुझे लगा कि यार ये भी एक अलग मीडियम है, लाइव करना, लोगों से मिलना, तो धीरे धीरे चलना लगा। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम की दुनिया में आ गए, थोड़ा सा फेसबुक भी कर लिया, ट्विटर पे एक्टिव रहता था एज ए जर्नलिस्ट। तो ओवरऑल चीज़ें, फिर नई नई चीज़ें सीखने लगे। तो एक बार फिर से जो कहते हैं ना कि एक आप 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद स्टैग्नेशन आ जाता है, सिनिकल हो जाते हो कि अच्छा टीवी में तो ऐसे ही होता है, स्ट्रक्चर है, प्रिंट में ऐसे ही होता है, डिजिटल में कोई भी चीज़ है, कुछ भी है। अब हमें 5 साल पहले ये नहीं सोच सकते थे कि 1.5 घंटे आप और मैं बात करूँगा, लेकिन लोग इसको भी देखते हैं, पसंद करते हैं। सो इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स इवॉल्विंग। हमारा और आपका काम है कि हम भी समय के साथ चेंज करें, जेन जी के साथ हो जाए, जितना नज़दीक जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात 25 साल की आपकी जर्नी की हुई है, बात थोड़ा सा वापस लौटेंगे अपने क्रिकेट की तरफ। आपने तो वो दौर देखा, सचिन वाला, धोनी वाला, विराट तक पहुँचे, कितना बदलता हुआ देखा क्रिकेट को इस बीच? क्रिकेट को बदलते हुए देखा एक्चुअली 2008, अगर आप देखा जाए 2000 से लेके 2008 तक सेम क्रिकेट थी। 2008 से क्रिकेट बदलनी शुरू हुई जब IPL आया, लेकिन असली बदलाव जो मैंने फील किया प्रॉब्ली अराउंड 2011-12 ऑनवर्ड्स, जब खिलाड़ियों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, यंगस्टर के पास एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा चीज़ें, BCCI में इतना ज़्यादा पैसा आ गया। फिर आपने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी, करप्शन की स्टोरीज।
चीज़ें हुई, वहाँ से धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। मीडिया का रोल बदल गया है, मीडिया में भी मतलब हर तरफ से बदलाव हुए हैं, जो चीज़ें हुई। थोड़ा डिटेल में बताओ किस तरह के बदलाव। इन द सेंस कि जो एक मीडिया में भी जैसे सेंसेशनलिज्म आया, पहले जो एज ए जर्नलिस्ट आपकी रिस्पेक्ट होती थी, आप संस्थान को लेके जाते थे कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, फिर एजेंडा वाली स्टोरीज चलने लगी, लोगों को लगने लगा, वो रिस्पेक्ट जाने लगी। बहुत सारे लोग बोलते थे अच्छा ये पर्टिकुलर अखबार या पर्टिकुलर चैनल ये तो इसको टारगेट करता है, या पर्टिकुलर जर्नलिस्ट का ये फेवरेट है, तो वो ख़राब लगने लगा कि जो कि भाई यार ऐसा क्यों हुआ। खिलाड़ियों की भी तरफ से बहुत सारे खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अहमियत को रिस्पॉन्स नहीं देना, तो ये सारे बदलाव हुए। लेकिन थैंकफुली, और कई बार मेरी भी एक अपनी परसेप्शन बनी कि यार ये तो गलत है, और कई बार आप दूसरे को आप उस एंगल से देखते तो कि सारे खिलाड़ी तो ऐसे हो गए हैं, घमंडी हो गए, जो एक नैरेटिव होता था जर्नलिज्म में भी कि अरे यार इनके पास इतना पैसा आ गया है, एरोगेंट है, इसके पास करोड़ों IPL का, जज करने लगते थे। हम कभी उनकी शूज़ में जाके नहीं देखते थे कि भाई उनकी क्या। तो जब मैं फ्रीलांस वाली जर्नी में आया और जब मैं इनसे धीरे धीरे 2-3 साल के बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो वैसे ही हैं, द ओनली थिंग दे हैव मोर मनी बट दे आर लाइक द 2000-2001-4 वाले जो प्लेयर थे, क्योंकि वो ट्रस्ट खत्म होने लगा था। क्योंकि उनको लगता था कि मैं अगर बात कर रहा हूँ ऑफ रिकॉर्ड, आपसे बात कर रहा हूँ और आपने चला दिया या आपने किसी को दे दिया, तो वो वाला द वंस यू गेट दैट ट्रस्ट, उनको पता लगे जाएगी कि नहीं यार प्रोफेशनल चीज़ें अलग है, क्योंकि दायरे हैं ना, सीमाएं होती हैं, हर चीज़ की होती हैं एज ए प्रोफेशनल। तो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत सारी चीज़ें उतनी बुरी भी नहीं है। दैट्स वाई यू कुड डू अ लॉट ऑफ दैट, एंड दैट्स हैज़ बीन माई एंडेवर कि कम से कम जो प्योर क्रिकेट लवर हैं, जो सिर्फ क्रिकेट सुनना चाहते हैं, क्रिकेट की कहानी सुनना चाहते हैं, वो एक जॉनर जो है मिसिंग था, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर। और इसके लिए मैं कोई प्लान नहीं, क्योंकि मैं वैसा हूँ, मेरे को अच्छी कहानियाँ, क्रिकेट की प्योर कहानियाँ, क्योंकि मैं उस डोज पे बड़ा हुआ हूँ। मैं जिस दौर में दुमका में रहता था तो हमारे यहाँ टीवी नहीं होता था, लेकिन उस दौर में भी हम मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन, माइकल होल्डिंग के बारे में जानते थे। तो मुझे लगता था कि यार उस दौर में अगर कोई हिंदी प्रदेश का बंदा शेन वॉर्न के बारे में इंटरेस्टेड है, वो ग्रैहम गूच के बारे में इंटरेस्टेड है, तो आज की जनरेशन क्यों नहीं होगी। वाई वी आर लिमिटिंग कि नहीं हमें सिर्फ द्राविड, तेंदुलकर, धोनी और विराट के बारे में पता है। ये मीडिया का अपना नैरेटिव हमारा कि नहीं यही बिकता है, यही चलेगा। तो वो कई बार फोकस होता है ना, ऑब्वियसली हर समय नंबर का प्रेशर, रेटिंग का प्रेशर, दैट इज़ लाइक समथिंग कि वो आपको कई बार अच्छी। तो इससे मैंने अपने आप को हमेशा कहा कि यूट्यूब में या कहीं भी नंबर आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, नहीं आते कोई बात नहीं है, वो जो हाँ दिल को पसंद आए, हाँ वो पसंद अपनी पसंद है। क्योंकि मुझे अगर मैं यूट्यूब पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ कि मुझे मीडिया का काम करना पड़े, ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि अगर दिल से कोई चीज़ करनी है तो ये प्लेटफॉर्म है और कर रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि आज नहीं तो कल थोड़े बहुत पैसे आए भी हैं, गलत भी नहीं बोलूँगा, और कभी आएगी तो आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा प्रोडक्ट खड़ा होगा, कल कोई स्पॉन्सर आएगा, कल कोई एक बंदा आएगा खड़ा होकर बोलेगा कि ओके दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। 3-3.5 साल आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपने PF के लगाएं, अपनी ग्रेचुटी लगाएं, यानी इस प्रोडक्ट में आपको बिलीव है। नहीं तो आज के डेट में हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग 40-50 लाख रुपए ये कैसे ट्रैवल में 2 साल 3 साल में खत्म, क्योंकि वो बिलीव है। आती है बहुत अच्छी है, नहीं आती है तो मैं बोलता हूँ तब भी मैं विनर हूँ, क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस मिले हैं, खिलाड़ियों ने इतना प्यार दिया हुआ, जो मेमोरीज़ है मेरी, मैंने जैसे कहा कि 3.5 साल की जो मेरी मेमोरीज़ हैं, तो वो तो करोड़ों रुपये भी उसको नहीं खरीद सकते हैं। अब मैं वैसे विमल थोड़ा सा टफ सवाल भी पूछूंगी। हाँ बिल्कुल विमल कहेंगे आज फंसा दिया। ये बताइए कि जब हम दिल्ली और मुंबई क्रिकेट की बात करते हैं तो एक थोड़ा खिंचाव, कह सकते हैं कि राइवलरी सॉर्ट ऑफ, वो कई बार देखने सुनने को मिलती रही है। आपने तो इतने पास से देखा है, आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? देखिए वो एक दोनों अलग तरह के, दिल्ली और मुंबई एक पुरानी राइवलरी है डेफिनेटली, लेकिन अगर सच मायने में देखा जाए जिस तरह का मुंबई का डोमिनेशन रहा है रणजी ट्रॉफी में, 42 टाइम्स रणजी चैम्पियन, मतलब वो एक अलग लेवल पे है। और दिल्ली ने चैलेंज किया, दिल्ली के पास केयर फ्री, दोनों का एक्चुअली देखा जाए दोनों का कल्चर अलग है। दिल्ली का कल्चर, नॉर्थ का कल्चर जो एक खुलापन है, एक्सप्रेसिव है। दिल्ली के क्रिकेटर आप देखोगे अटैकिंग रहेंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे। मुंबई के क्रिकेटर आप देखोगे मेथोडिकल रहेंगे। उल्टे दो खिलाड़ी जो आए हैं वो दोनों अपने आप को डिफाई करते हैं। जैसे कोहली वॉज coming from Delhi, but he was very unlike Delhi player. He was more like Mumbai, वो ruthlessness, wicket price, समझ रहे हैं ना।
रोहित शर्मा मुंबई से है, लेकिन वो वेरी अन मुंबई टाइम है, ही वॉज लाइक अ नॉर्थ का प्लेयर जो हुक बहुत अच्छा करता है, रिस्की शॉट है। रोहित शर्मा 90 पे भी हैं तो वो छक्के के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा छक्के हैं। मुंबई का खिलाड़ी के नाम पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड रहेगा मुंबई घराने का, कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर करेक्ट क्रिकेट खेलने को सिखाई जाती है कि बॉल हवा में नहीं जानी चाहिए, स्ट्रेट ड्राइव खेलो, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, प्रॉपर क्रिकेट खेलो, टेक्निक एकदम पक्का। रोहित शर्मा बोलते हैं कि नहीं मैं बॉम्बे का हूँ, लेकिन मैं तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा पहली बॉल से। मुंबई बोलता है खड़ूस क्रिकेट खेलिए, अपनी विकेट पे प्राइज ले लिए। रोहित शर्मा बोलता है कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल है, मैं कप्तान हूँ, मैंने पूरी वर्ल्ड कप ऐसे खेली है, मैं ग्लेन मैक्सवेल को छक्का मारूंगा, आउट हो जाते हैं कोई परवाह नहीं है। वो अप्रोच रखा। तो कई महीनों में जो चेंजेस जो है ना, ये मुझे जो ये दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग चेंज जो विराट और रोहित दोनों को मतलब अगर मैं उल्टा दूं, विराट को अगर मैं मुंबई में बैठा दूं और रोहित को दिल्ली में, दैट विल लाइक मोर अप्रोप्रिएट, जो कल्चर के हिसाब से वो घराने की बात गूगली दे रहे हो मेरे हाँ। सवाल को। नहीं मैंने की कोशिश नहीं घुमाया नहीं, मैंने ये जानने की कोशिश की। ये बहुत अच्छा है जो आपने बताया, ये एस्पेक्ट मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी अभी बातचीत में मुझे खुद ये पसंद नहीं, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, आपसे बातचीत में ये निकली, ये आपकी कलाकारी है कि आपने ये सवाल पूछा और मैं इसको यूज़ करूँगा लिखने में, क्योंकि सडनली नाउ आई थिंक, जैसे क्योंकि रोहित विराट के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन रोहित विराट का ये कंपैरिजन मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा था, एंड आई एम हैप्पी कि कोई करेक्ट करे। मेरी ये असेसमेंट है, दिस इज़ हाउ आई सी दैट, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट में डाल सकते हैं। क्या बात है। देखिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपने हमारे साथ शेयर किया, ये भी बताया कि किस तरीके से अगर कैप्टन सपोर्ट करता है या पूरी जो एंटायर सिस्टम है वो सपोर्ट करता है तो एक बेस्ट निकल के आता है किसी खिलाड़ी का। कभी आपने कुछ ऐसा भी देखा कि कोई बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही, कुछ अनबन रही टीम के अंदर, या कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर गई? देखिए ये जैसे हमने कहा कि कई बार खिलाड़ियों के साथ, जैसे ग्रेग चैपल का मसला है, वेरी अनपॉपुलर थिंग है जो आज के डेट में कोई नहीं बोलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब आप ग्रेग चैपल का नाम लेंगे, एक इंडिया में एक परसेप्शन है, बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं ग्रेग चैपल विलेन, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ग्रेग चैपल को सब लोग टांग देते हैं, कोई उनको डिफेंड भी नहीं करता यहाँ पर इंडिया में। कहो ग्रेग चैपल है, इंडियन तो है नहीं, सुन भी नहीं रहे हैं, तो हर कोई आके उनके लगा के चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेग चैपल सेंट थे, उनकी अपनी गलतियाँ थे, लाइक एनी ह्यूमन बीइंग, उनके अपने फ्लॉज थे, बट क्या ग्रेग चैपल टोटली 100% गलत थे? और आप उस टीम के बहुत सारे लोगों से पूछो, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ग्रेग चैपल के कप्तान कौन थे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इतने तगड़े कप्तान, इतनी उनके क्या आपने राहुल द्रविड़ को सुना आज तक एक भी ऐसे अपशब्द या कोई उनके बारे में ख़राब बात बोलते हुए? नहीं। ग्रेग चैपल के टाइम में ग्रेग चैपल धोनी को बहुत हाईली रेट करते थे। क्या आपने धोनी से कभी के मुंह से कभी सुना ग्रेग चैपल के बारे में? नहीं। उस जनरेशन के खिलाड़ी अगर आप देखा जाए, सुरेश रैना हो, आरपी सिंह हो, श्रीशांत हो, रॉबिन उथप्पा हो, बहुत सारा एक यंग ब्रिगेड आई जहाँ पर ग्रेग चैपल ने फिटनेस और ये सारी चीज़ों को किया। वो बहुत सारे खिलाड़ी, उन सारे खिलाड़ियों को देखिए, इरफान पठान को देखिए, क्या इन लोगों ने कभी बोला? नहीं। तो एक जो कहावत है ना, पुरानी कहावत है कि ए मैन मस्ट बी जज्ड एज ए होल नॉट इन पार्ट्स। जब आप पार्ट्स में जज करेंगे किसी को भी, किसी भी शख्सियत को, कि आप सिर्फ अच्छाई देखेंगे तो आपको आप इग्नोर कर दें कंप्लीटनेस उसकी, कंप्लीटली। तो चाहे कोच हो, कप्तान हो, कोई भी कप्तान, ऐसा नहीं कि धोनी की आप कप्तानी की बात करते हैं कि धोनी की कप्तानी में फ्लॉज नहीं थे, धोनी की भी कप्तानी में फ्लॉज थे। टेस्ट क्रिकेट की आप बात कीजिए तो धोनी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म थी कि बाहर में टेस्ट मैचेस में हम नहीं जीत पाए, उस समय धोनी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये एक चीज़ रही है। लेकिन आप टोटलिटी में आप जज करते हो तो आप बोलते हो कि नहीं यार धोनी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सिमिलरली अगर आप किसी भी खिलाड़ी की आप बात कीजिए, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ग्रेट सचिन तेंदुलकर हो, किसी के बारे में उतार, यही तो गेम की ब्यूटी है कि आपको सिखाता है आप में आप उस कमी को कैसे ओवरकम करते हैं, रेगुलर अपने आप को चैलेंज करते हैं, आप अपने आप को इवॉल्व। जवाब जैसे विराट कोहली का क्या तरीका, विराट कोहली को अगर किसी ने कहा उनके बारे में अगर तो गलत कहा या विराट कोहली को गुस्सा आता है तो विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि अच्छा तुमने मुझे ये कहा था, ये देखो मैं इससे बेटर वर्जन बन के आता हूँ। तो ये जो स्पोर्ट्स की जो चीज़ है, मुझे लगता है ये लाइन है ना कि मैं नहीं बोलूँगा मेरा बल्ला बोलेगा। हाँ, बिल्कुल। एक किस्सा है बारबाडोस वाला, क्या हुआ था? देखिए बारबाडोस में क्या था, वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, जीतने के बाद इंडियन टीम को आना था इंडिया, तुरंत फंस गई थी इंडियन टीम, क्योंकि वहाँ पर तूफान आ गया था।
तूफान आ गया तो हम लोग जर्नलिस्ट लोग भी फंस गए थे। तो वहाँ पर अचानक जो है इंडियन टीम के लिए एक अलग से चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था हुई। कहा गया कि भाई टीम जाएगी डायरेक्ट। तो टीम डायरेक्ट जाएगी। उसका जय शाह उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। उनकी जर्नलिस्ट लोग से ऐसे इनफॉर्मली चिट चैट हो रही थी, हाल चाल, चाय कॉफ़ी पे हम लोग की चर्चा हो रही थी। तो किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मजाक में कह दिया कि जय भाई, अगर आपकी फ़्लाइट में जगह हो तो हम लोग को भी 2-3 लोगों को ले चलिए, क्योंकि हमारी भी फ़्लाइट है, श्योर नहीं है। तो उन्होंने कहा, जय शाह ने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने बोला कि मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। जय शाह जाते हैं, रोहित शर्मा से, कप्तान से बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, सो क्या करें, हम जर्नलिस्ट लोग कह रहे हैं। तो रोहित शर्मा उनको कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं ले जाना ले चलिए, लेकिन सिर्फ ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वीडियो वगैरह कोई ना बनाए, नॉर्मल, क्योंकि हमारा जश्न का रहेगा। तो जय शाह जी ने इनिशिएटिव लिया, खुद कॉल किया। पहली बार जय शाह जी का कॉल हुआ, मुझे याद है कि मैं देखा कि वो जो 10-12 लोग थे उनको कॉल किया। जय शाह जी ने बताया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने फिर बताया कि होटल के टाइम में आप लोग आइएगा और इस तरह से हम लोग पूरा आपको ले जाएंगे, चूँकि आप लोग यहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए भारतीय सिटीज़न भी हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि सिर्फ क्रिकेट टीम निकले। और नॉट ओनली जर्नलिस्ट, जो कई सारे ब्रॉडकास्टर के लोग थे, 1-2 इंडियंस भी थे जो मतलब एज ए फ़ैन भी आए थे, उनको भी जगह मिली। तो वो सारे लोगों को लेकर आए। और वो जो फ़्लाइट थी, वहाँ का जो किस्सा था कि खिलाड़ी जिस तरह से आके उनके साथ चिट चैट, उनके साथ जो बातचीत वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो लम्हा बारबाडोस से शुरू होकर जो दिल्ली तक आया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही यादगार लम्हा रहा। क्या बात है, एक्चुअल में यादगार है। हाँ, बहुत यादगार। जय शाह को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसा देखते हैं? देखिए, जय शाह के बारे में बहुत सारे लोग, मैं पॉलिटिकल, ऑब्वियसली मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं अगर उनको प्योरली एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर देखूं तो ही हैज़ कम थ्रू द रैंक्स। ऐसा नहीं कि अचानक वो आईसीसी के चीफ बन गए, जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, जो बाकी लोगों ने किया है। चाहे आप जगमोहन डालमिया की बात करें, चाहे आप एन श्रीनिवासन की बात करें, सेम चीज़ जय शाह ने किया है। द ओनली थिंग कि ऑब्वियसली उनके फादर का जो नाम है उसके चलते कई चीज़ें जो उनके साथ बोर्ड में, इज़ वेरी शार्प इन द सेंस कि नंबर समझते हैं, मार्केट समझते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है, कई चीज़ें परफेक्शन तो कहीं नहीं होती हैं, उसके बारे में लोग बात करते हैं, चीज़ें सुनते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनकी लेगेसी को देखेंगे तो एज एन इंडियन जो उन्होंने विमेन क्रिकेट के लिए किया है, यू हैव टू एडमायर दैट। बाकी मेंस क्रिकेट में तो चीज़ें बेहतर ही हुई हैं, इवॉल्व भी हुई हैं। अब मैं ये पूछूं कि विमल ने किस क्रिकेटर के साथ कब क्रिकेट खेला है, तो इसका जवाब क्या होगा? खेला नहीं कि नहीं खेला है? खेला है और वो भी इंसिडेंटली। 2 क्रिकेटर मैं नहीं भूल सकता। एक आकाश चोपड़ा टेस्ट क्रिकेटर, उनका टीम सिलेक्शन होने वाला था, तो मैं आज तक में था, तो उनके शॉट्स नहीं थे। तो मेरे कैमरामैन ने कहा कि इनके शॉट्स बैटिंग करते हुए आना चाहिए। अब बैटिंग करते हुए आएगा तो कोई तो बॉलिंग करेगा। तो मैं फिर बॉलर बना और दिल्ली फिरोजशाह कोटला में पहली बार मैं नेट्स में कर रहा था। दोपहर का वक्त था, तो आकाश चोपड़ा टेस्ट प्लेयर, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ उनको, पूरे दौड़ के मैं आ रहा था, आकाश चोपड़ा एकदम डेड बैट कर रहे थे, तो मुझे हंसी आती। तो मैंने बोला कि चलो, मैंने कम से कम जो है अपना जो कहते हैं गधा जन्म उतारा कि एक टेस्ट क्रिकेटर को बॉलिंग की, ऐसे तो मौका नहीं मिलता। और एक बार मैं भिलाई गया था राजेश चौहान का इंटरव्यू करने के लिए, इंडिया का ऑफ स्पिनर रहे। तो उनको मैंने बोला कि मैं आपकी गेंद खेलना चाहता, एक्साइटमेंट में। तो वो गए, बोला हाँ खेलो, उन्होंने बड़े शरीफ है। और वो मुझे लग रहा था कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नॉर्मल वो बॉल कर रहे थे। 6 गेंदें उन्होंने दी, तो पहली गेंद मेरे को यहाँ लगी, दूसरी गेंद इधर से निकली, स्पिनर थे, फास्ट बॉलर भी नहीं, तीसरी गेंद मुझे दिखी ही नहीं, 4 फिर एक गेंद पैड पे लगी, 5वीं गेंद वो मेरे को बोल्ड गए, मैं एक भी गेंद छू नहीं पाया था। तो फिर बोले मजा आया, लगा होगा कि क्रिकेट की रिपोर्टिंग ही बेटर है। हाँ, तो राजेश भाई ने कहा कि मजा आया विमल। मैंने राजेश भाई हाथ जोड़ा, मैंने बोला कि यार नहीं, तो उस दिन विमल ने कहा ठीक गया हूँ, रिपोर्टिंग तक ठीक है। वैसे एक चीज़ और है जो थोड़ा सा दिलचस्प है, और मैं जानना चाहूँगी कि इतना लंबा एक्सपीरियंस तुम्हारा है, तो ये बताओ कि जो क्रिकेटर्स की इंग्लिश को लेकर के ना बहुत सारी बातें होती हैं, खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर के और सब, तो आपने भी देखा कुछ ऐसी चीज़ें कि कभी ऐसा देखा हो सामने से कि वाकई किसी क्रिकेटर ने इस इंग्लिश को लेकर के कुछ ऐसा बाद में लगा यार कुछ का अर्थ का अनर्थ हो गया, या कुछ फनी या कुछ लाइटर कुछ ऐसा हुआ, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है इंग्लिश को लेके, वैसा कोई इंसिडेंट आपके सामने आया? एक चीज़ मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी का तो बहुत फेमस है, आप देखोगे मीम बना हुआ है, और समहाउ मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तानी, और ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। ये एक अगेन यहाँ पर एक बड़ा बेसिक लेसन है सीखने वाली। आप देखना, इंडिया के जो क्रिकेटर आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन ओवर ए पीरियड और टीम में रहते हुए उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई। मैं आपको 2 क्रिकेटर का एग्जांपल दूंगा, हरभजन सिंह, इरफान पठान। ये दोनों खिलाड़ी
10वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन क्रिकेट के एक्सपोजर के चलते और इन्होंने इंग्लिश को जो है गले लगाया। इन्होंने बोला कि ये चैलेंज है, मैं इंग्लिश में सीखना चाहता हूँ। और आज ये अंग्रेज़ी के कमेंटेटर हैं, अंग्रेज़ी की कमेंट्री करते हैं, और नॉट ओनली इंडिया में, फॉक्स वगैरह बाहर के। क्यों? क्योंकि वो लगन, सीखना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि क्रिकेट आपको बहुत सिखाता है। और बाय एंड लार्ज जो भी इंडिया के देखेंगे, स्मॉल टाउन से स्मॉल टाउन आने वाला अपनी अंग्रेज़ी, क्योंकि उनको पता है, इससे कोई डिनाइल नहीं, आप अच्छे खिलाड़ी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एज ए पैकेज बिकना है, तो वो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में, और जहाँ तक मजाक वाली बात करें तो ये आपस में ही खींचतान कई भी एक्सेंट वगैरह की करते हैं खिलाड़ी एक दूसरे के, तो पर्टिकुलर तो मुझे ऐसा एकदम तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब शुरुआत में जब कोई खिलाड़ी आता है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं अंग्रेज़ी को लेकर, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ देखिएगा कि सारे दे आर एटलीस्ट गुड स्पीकर बन जाते हैं। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं T20 वर्ल्ड कप पर। जी, जिस तरीके से बांग्लादेश ने मना किया कि हम भारत आके नहीं खेलेंगे, आपको क्या लगता है ये सही था? देखिए, बांग्लादेश को अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला इतना तुल पकड़ लेगा। अगर प्योरली हो सकता है उनका, टू स्टार्ट विद, अगेन दिस इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन, टू स्टार्ट विद दे माइट बी राइट, उन्होंने कहा होगा कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आपने, जो भी यहाँ के फ्रिंज एलिमेंट थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद जो है नहीं आने दिया गया, डिबेट होने लगी, जो भी है, शाहरुख खान का इशू था, सारे हम लोग जानते हैं। लेकिन और उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, लेकिन वो उस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के बहकावे में ज़रूरत से ज़्यादा आगे ले गए कि भाई वहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, उसके चक्कर में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। उन्होंने ये क्रिकेट की, देखिए राजनीति एक अलग चीज़ है, इंटरनेशनल आपकी पॉलिटिक्स अलग, क्रिकेट की एक अलग तरह से चलती है। आप हमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन्होंने मिलकर वर्ल्ड कप आयोजित किए हैं। बिल्कुल 87 में। आप पाकिस्तान के साथ आज रिश्ते, तो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा गोल्डन नहीं रहा, आज़ादी के बाद से ही लड़ाई होती, लेकिन हमने 87 में साथ में वर्ल्ड कप किया, 96 में वर्ल्ड कप साथ में आयोजित किया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार आप अपनी लिमिटेशंस को नहीं समझते, स्ट्रेच कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि, और इसीलिए बांग्लादेश को भी रियलाइज़ हुआ, तो क्योंकि वो आईसीसी के फैसले को चैलेंज करने के लिए डिसीजन रिव्यू कमेटी है, DRC, वहाँ उनके पास मौका था, वो जाते, लेकिन बांग्लादेश रिफ्यूज़ किया। उन्होंने समझ में आ गया उनकी, भाई उनसे गलती होगी, तीर कमान से निकल चुका है। बट सैड है, बांग्लादेश जो 3rd मोस्ट पॉपुलर फैन बेस उनका है, उनका नहीं होना वर्ल्ड कप में, आई थिंक दिस इज़ सैड। बट मुझे लगता है कि खिलाड़ियों से पूछा नहीं गया, जो खिलाड़ियों को तो कुछ है, BCB जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके भी हाथ जो है बंधे हुए थे पूरी तरह से। जो उनकी क्रिकेट की जो भी राजनीति है, देश की जो राजनीति है, उसका शिकार हो गए। बट उम्मीद करते हैं कि ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट होगा, इसका आगे असर देखने को ना मिले। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप एकदम क्लीनली खेल के निकल गए। और ये तो विमल, हम 25 साल पहले जानते थे कि विमल जो है उसको वो आर्ट आती है, ठीक है। इतने सारे क्रिकेटर्स को इतने सामने से जब वहाँ से निकल जाते हैं इतने बढ़िया तरीके से, और या फिर कह लोग उनके अपनी करिश्मा, तुम्हारा एक अपना करिश्मा है। बहुत ही पूरी बातचीत करो ना, एक ही कन्फ्यूजन रहा है, ये बातचीत जो है आपके तौर पे होगी या तुम के तौर पे होगी। तो मेरे अंदर क्या था, एक पॉडकास्टर वो आप ले आता है, फिर एक दोस्त आ जाती है तो वो तुम ले आती है। अच्छा, तो यही है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। दोनों चीज़ें रही हैं, और मुझे मज़ा आया। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इतना लंबा पॉडकास्ट मैंने कहीं एक दो जगह मैंने किए हैं, तो कहीं आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे मैक्सिमम हम लोग, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो शायद आप ही के साथ मुमकिन था। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बहुत सारी क्रिकेट की जो बातें शायद मुझे भी नहीं पता थी वो भी पता चली, और मज़ा आया जो हम लोग अक्सर ऐसे बैठ के जो गप्पे मारते हैं मौका मिलने पे, तो आज इस प्लेटफॉर्म पे गप मार रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिस तरह का काम कर रही हैं कनेक्ट के लिए, हमारी शुभकामनाएं। और जितने आपके साथी हैं, दर्शक हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्रियंका जी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे युजवेंद्र चाल कहते हैं बढ़ा दो हमारे चैनल पे आकर उन्होंने कहा, तो मैं भी ये कहूँगा बढ़ा दो। तो अब भैया, आप तो विमल ने कह दिया, तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू।